Good morning, all of you. द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत आज मुझे आमंत्रित किया गया है कि आप भी कुछ इसमें अपना बौद्धिक योगदान दें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आकाश रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में मैं अपने 4 शोध विद्यार्थियों का पर्यवेक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहा हूं तथा बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन में मैं अपना शिक्षण के माध्यम से समाज का कल्याण कर रहा हूं। आज इस कड़ी में आज का जो टॉपिक है करिकुलम एडेप्टेशन। मेनली ये टीचर के लिए ये आज का लेक्चर जो है, ये व्याख्यान जो हमने डिज़ाइन किया है, ये उन टीचरों के लिए है जो ट्रेंड हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो अनट्रेंड हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो सामान्य शिक्षक हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो विशेष शिक्षक हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो आज का टॉपिक है करिकुलम एडेप्टेशन। करिकुलम तो जानते हैं, पटचर्या, जो खास कोर्स का डिज़ाइन करते हैं हम लोग टीचर मिलकर कि किसी बच्चे का कैसे उसका शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। उसके लिए हम सारे ये 5 जो कंपोनेंट हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसको हम अपने करिकुलम में स्थान देते हैं। सबका एक निश्चित प्रोपोर्शन है, किसको कितना देना है, ताकि वो सार्वभौमिक विकास हो सके। इसी के तहत जो है करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है और बच्चे को ट्रांजेक्ट कराया जाता है टीचर के माध्यम से। तो टीचर का अहम रोल है किसी भी चीज़ को अब ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो टीचर तो सब कुछ सीखे हुए हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन नए बच्चे जो हैं, जो नहीं जानते हैं, उसको कैसे सिखाया जाए, उसके लिए वो करिकुलम एक शस्त्र के रूप में काम आता है टीचर का। क्योंकि करिकुलम है, उसको उसी के तहत चलना है। कब किस समय क्या पढ़ाना है, वो सब का निर्णय जो है करिकुलम में सब दिया रहता है। उसके अनुसार से इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन होते हैं। इंस्ट्रक्शन के माध्यम से टीचर जो है अपने को तैयार करते हैं और जो लर्निंग है उसको एग्जीक्यूट करके ट्रांसफ़र करते हैं अपने विद्यार्थियों में। उसी के तहत अब एडेप्टेशन शब्द आया है। करिकुलम तो समझ गए, पटचर्या है, कैसे बनता है, इसको तो बाद में बात करेंगे। एडेप्टेशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव। जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है, जैसे करिकुलम भी बहुत सा टाइप के होते हैं। अब आइडियल करिकुलम है, फिर फंक्शनल करिकुलम है। अब कोई करिकुलम तो बना है, थ्योरेटिकल करिकुलम है, अब उसको फंक्शनल करिकुलम में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो ये काम जो है पूरी जिम्मेदारी टीचर को दिया गया है, ताकि अपने सूटेबिलिटी के अनुसार से वो अपने को फिट कर सके और करिकुलम में एडेप्ट कर सके, चेंज कर सके। उसी के तहत जो है ये करिकुलम एडेप्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि करिकुलम में क्या ऐसा है और क्या ऐसा नहीं है, तो ये दोनों चीज़ को जानना होगा। फिर करिकुलम को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं। जैसे बच्चे को, अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द करिकुलम परफॉर्मेंस इन द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स का मतलब हुआ कि ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, ऐसे बच्चे को हम लोग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड बोलते हैं। नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो ऐसे बच्चे का एक सामान्य डेफिनेशन है कि जैसे नॉर्मल आईक्यू रेंज होता है 90 टू 110, 90 से 110 को हम सामान्य बालक कहते हैं आईक्यू के आधार पर, जिसके लिए हम सारे टीचर जो है उसके लिए अपॉइंट हुए हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए।
इसके अलावे 110 से ऊपर आईक्यू वाले जो विशेष बच्चे हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन हैं, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हैं, उनकी शिक्षा का भी जिम्मेवारी जो है हम ही लोग पर है। उसी तरह से जो बिलो एवरेज है, यानी कि 0 आईक्यू से लेकर के 90 आईक्यू वाले, ये जो रेंज हुआ, एक अपर रेंज हो गया कि 110 से ऊपर और एक 90 से नीचे, ये दोनों आईक्यू वाले रेंज वाले जो बच्चे होते उन्हीं को हम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड बोलते हैं। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो उसको भी नॉर्मल करिकुलम से नहीं पढ़ा सकते हैं। नॉर्मल करिकुलम से पढ़ाएंगे तो वो बोर फील करेंगे, उनकी आवश्यकता कुछ और है, लेकिन अब उसको उसमें पूर्ति नहीं हो रही है तो उसको मन नहीं लगेगा, खींचेगा, वो स्कूल में डिस्टर्ब करेगा दूसरों को। उसी प्रकार से जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, जो 90 से लेस देन 90 आईक्यू वाले बच्चे हैं, तो उनको भी हम स्पेशल चिल्ड्रन के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं। नॉर्मल तो आईक्यू है लेकिन डिसेबिलिटी है, उसमें किसी न किसी तरह का डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, विजुअल डिसेबिलिटी है, बहुत सारी डिसेबिलिटी के जो 22 बेंचमार्क डिसेबिलिटी बताया गया है, वो भी स्पेशल चिल्ड्रन है। और गिफ्टेड चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे बिहार में एक बच्चा हुआ था तथागत अवतार तुलसी, नाम सुने होंगे, आज से 10 साल पहले 2005 के आसपास, जिस समय मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था एमएससी में, उस समय वो बच्चे का एडमिशन हुआ था एमएससी 5th ईयर में, उस समय मैं 6th ईयर में था। तो जब छोटा सा बच्चा एक एमएससी में आता है तो हमने देखा कि भाई ये बच्चा कौन है। बाद में पता चला कि ये तो तथागत अवतार तुलसी है, ये विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चा है। उससे हमारा इंटरेक्शन हुआ और वो अभी भी हमारे संपर्क में है। अभी आईआईटी में एसोसिएट प्रोफेसर में है, वहाँ आईआईटी बॉम्बे में। तो हमने उसको भी बात किया, उसका पूरा देखा, स्टडी किया। तो ऐसे बच्चे को जो है निश्चित तौर पर नॉर्मल करिकुलम के अलावा कुछ करिकुलम में एडेप्टेशन करके पढ़ाने से ही फ़ायदा हुआ। नहीं तो अगर जैसे हर एग्ज़ाम के पहले उसको कोर्ट कचहरी करना पड़ता था, क्योंकि इंडिया में इस तरह का ये स्टीरियोटाइप सिस्टम है कि जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसी को एज बार है, क्लास बार है, जबकि ऐसे बच्चे को हम क्लास में डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। टीचर शुड बी एम्पावर्ड टू सर्टिफाइड दैट चाइल्ड शुड बी प्रमोटेड विदाउट एनी एग्जामिनेशन। टीचर इज कंप्लीटली एम्पावर्ड, टीचर शुड बी कंप्लीटली एम्पावर्ड टू सर्टिफाइड दैट चिल्ड्रन। लेकिन ये तो भारत है, अमेरिका तो है नहीं कि टीचर पर, अमेरिका में है क्या कि टीचर की गाड़ी पहले रेड लाइट पर निकलती है, बाद में मिनिस्टर की गाड़ी निकलती है। यहाँ मिनिस्टर की गाड़ी निकलती है तो सारा रोड ही ब्लॉक हो जाता है। 1-2 दिन तक सब त्राहिमाम रहते हैं, मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं, अब सबका दिनचर्या गड़बड़ा गया। कोई आदमी मर गया रास्ते में, कोई को इमरजेंसी पीएमसीएच जाना है और रास्ते में उसका रास्ता ब्लॉक है। तो इस तरह से लोग, यहाँ टीचर की मूल्य गिरा है, जबकि टीचर का मूल्य भारत में बहुत पहले ज़बरदस्त था। 1 दिसंबर को मैं नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने टीचर की भूमिका को बताया कि टीचर अपने मूल्य को कैसे खो रहे हैं। तो सबसे पहले टीचर को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने आप में कि मैं भगवान के बाद मेरा ही स्थान है। इस तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, तब जाकर के आप दूसरों में कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं तो नेता लोग तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। नेता को जितना हम प्रेज करेंगे, नेता को जितना सैल्यूट लगाएंगे, जितनी प्रायोरिटी देंगे, उतना ज़्यादा समाज का भी नुकसान कर रहा है। क्योंकि जितने भी नेता हैं बिना सिर पैर के सब बहाल हो रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोबोक्रेसी है। मोबोक्रेसी के तहत ये सब चुने जा रहे हैं। ऐसे में टीचर को जागरूक होना है। तो ऐसे में हम करिकुलम को कैसे एडेप्ट करें, उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो करिकुलम एडेप्टेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं बताने का प्रयास करूँगा। बाद में करिकुलम को कैसे एडेप्ट किया जाएगा तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लर्निंग डिसेबिलिटी पर लेकर के मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले जैसे अब हम
फॉर्मल जो है इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर फेस्ड विथ मेनी प्रेशर्स, दैट प्रेशर मे बी पॉजिटिव every day. As a result of these pressure, student may play a vital role in the school. अब जैसे बच्चों को प्रेशर नहीं रहे कि हमको इस क्लास को अटेंड करना है, इस क्लास को पढ़ना है, इस क्लास को ज्वाइन करना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, तो इस तरह का प्रेशर अगर नहीं होगा तो क्लास में अच्छे रोल नहीं अदा कर सकते हैं, कंसंट्रेशन उनका नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह का प्रेशर भी पॉजिटिव होता है। प्रेशर तो एब्सोल्यूट फिजिक्स की चीज़ है, इसको आप जैसा डायरेक्शन आप जो है सोशल में देख सकते हैं कि ये निगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं रहता तो आज हम यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होते। कहते धो खाना पीना मिल ही गया, आराम से खाओ और सो, बाबूजी का होटल है ये है, बस चलेगा, कुछ थोड़ा डांटे फाटेंगे सुन लेंगे, थोड़ा निर्लज हो जाएंगे सुन लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन एक प्रेशर रहता है, वो प्रेशर को मोटिवेशन के तौर पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह के जो है प्रेशर जो है जनरली जो स्पेशल चाइल्ड में थोड़ा सा कमी होता है इस प्रेशर का। बिलो एवरेज वाले जो आईक्यू वाले हैं उनको तो प्रेशर का तो एहसास ही नहीं होता है, जबकि हायर आईक्यू वाले जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं, उनको प्रेशर का एहसास नहीं होता। उनको तो लगता है 1 मिनट में तो काम है खत्म कर देंगे, इसका परीक्षा है कोई बात नहीं, रात में पढ़ेंगे काम खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग पटना साइंस कॉलेज में 3 दिन पहले परीक्षा स्टार्ट करते थे पढ़ने के लिए। एक सब्जेक्ट है पूरा फिजिक्स का, एक पेपर है, 3 दिन पूरा पेपर को सिलेबस को पढ़ लिए, बस अगले दिन एग्जाम दिए, जा करके 60 to 70% मार्क्स स्कोर कर लेते थे। पूरे साल माथा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये सब होता है। तो लेकिन टीचर एज ए टीचर हम लोग को समझना पड़ेगा कि करिकुलम को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो उसी के क्रम में जैसे फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम, परफॉर्मेंस इन द स्कूल विथ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो जैसे व्हाट वी नोटिस एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर मे ओनली बी सिम्टम्स ऑफ दिस प्रेशर। तो हम लोग जो है नोटिस करते हैं कि बच्चे में कुछ ना कुछ सिम्टम है, कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं प्रेशर का। वो धड़फड़ में रहता है, उनको लगता है कि भाई हमको ये टास्क बनाना है, इस टीचर का वर्क पूरा करना है, होम असाइनमेंट पूरा करना है, आज जो है टास्क मिला है ये चीज़, इसको पूरा करके जाना है, नहीं तो फिर वो जो क्या करेंगे, वो ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन में के शिकार हो जाएंगे, एवॉइडेंस करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे, स्कूल जाने से कतराएंगे, नहीं तो आज छोड़ो आज स्कूल बंक करते हैं, लैक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टास्क करेंगे, लैक ऑफ अटेंशन कम जाएगा टीचर के प्रति, स्कूल के प्रति और अपने बुक के प्रति भी। तो इस तरह से जो है वो उसमें जो है कमी होने लगती है। तो इस तरह का सिम्टम जैसे ही दिखता है किसी बच्चे में, तो एज ए टीचर आप उस सिम्टम को नोट कीजिए और उस बच्चे को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बच्चा में इस तरह का सिम्टम दिख रहा है। फिर है हाउएवर द रियल रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर शुड बी नोन बाय यू। कह रहा है कि उसके पीछे के कारण क्या है, इस कारणों को आप जो है एकदम नोटिस कीजिए कि ये बच्चा में सिम्टम आया कैसे, अलॉन्ग विद द स्पेशल एजुकेशन टीचर, और डिस्कस कीजिए कुछ ऐसे टीचर के साथ कि देखिए ना ये बच्चा में जो है आजकल देख रहे हैं इस तरह का सिम्टम दिख रहा है, वो बच्चा आने में कतरा रहा है, आँख चुरा रहा है, थोड़ा वो टास्क जब पूछते हैं तो नाक नीचे करके बात करता है, तो ये सब क्या है, सिम्टम है। इसका मतलब है कि हमारे करिकुलम बताते हैं कि आप जो है थोड़ा सा इस सिम्टम को नोटिस कीजिए और नोटिस करके आपस में डिस्कस कीजिए। जो कलीग टीचर हैं जो बैठ के, जैसे हम लोग टीचर्स रूम में अपना चर्चा करते रहते हैं, क्या करता है, सिर्फ पैसे कड़ी का चर्चा करते हैं कि अरे आज उनका इंक्रीमेंट रुक गया है, तो आज इनका इंक्रीमेंट रुका है, तो आज ये एरियर नहीं मिल रहा है, तो आज ये नहीं, आज देखिए फलना टीचर लाल साड़ी पहन के आई है, तो आज देखिए पीला साड़ी पहन करके आई है, देखिए ये टीचर कितनी बदमाश है, ये कितना शिकायत करती है प्रिंसिपल के साथ जा करके, ये देखिए कितना बदतमीज़ है, ये कितना करप्ट है, ये सब इस सब पर चर्चा करते हैं। जनरली हम लोग का समय इसी तरह से पार कर जाता है और महीना नहीं बरसों वर्ष पार कर जाते हैं। 30-35 साल रिटायर होने के समय में देखिएगा, पूछिएगा अब तो आम पका होना चाहिए था, मीठा होना चाहिए था, तो देखिएगा कि आम सड़ चुका है।
30 साल में यही सब बात करते करते। तो हम लोग को ऐसे टीचर नहीं बनना है, क्योंकि बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, हिस्ट्री तो ऐसे भी बिहार का बहुत ज़बरदस्त रहा है पूरे विश्व में। तो इसका अर्थ है कि हम लोग तो बिहार के ऐसे हीरा हैं, सपूत हैं कि हम हिस्ट्री तो पहले ही से बना हुआ है, अब हिस्ट्री को अनपॉलिश्ड जो है, जो झंक गया डस्ट जो पड़ गया है, उस डस्ट को झाड़ देना है। नीतीश कुमार ने तो बहाल तो कर दिया, लेकिन वो उतना इज्जत सम्मान नहीं दे पाया। अगर सम्मान देता तो आज के टीचर, ऐसा नहीं कि कुछ, अरे मान लीजिए कुछ भीड़, कोई दरवाज़ा खुलता है भोज के लिए, जैसे दरवाज़ा खुलता है तो बहुत लोग योग अयोग सब घुस जाते हैं। तो हमको अयोग को उतना ध्यान नहीं देना है, योग को नर्चर करना है, योग टीचर को बढ़ावा देना है, उसको पुरस्कृत करना है। तो ये काम थोड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण से लोग, बहुत सारे इंटेलिजेंट आदमी उस सब को, प्रोफेशन को छोड़ के भागे। तो इस क्रम में आपको एज ए टीचर आपको स्टूडेंट का हर सिम्टम को नोटिस करना है और आपस में कलीग टीचर से डिस्कस करना है, ताकि अगले टीचर को भी पता चल सके, बिना देखे हुए उसको हम बता सकते हैं कि ये बच्चे में इस तरह का सिम्टम है। इवन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ स्ट्रेसर्स ऑन एनी गिवन डे। किसी भी दिन देखिएगा, कोई भी बच्चा हो या कोई, बहुत सारे बड़े लोग भी किसी खास दिन में बहुत प्रेशर फील करते हैं अपने आप को ना, लगता है आज, लगता है ज़िंदगी समाप्ति होने वाली है, लगता है कुछ आज निरस्ता है एकदम, इस तरह का प्रेशर उस दिन फील करते हैं। तो ऐसा सिम्टम बच्चों में भी आ सकता है। फॉर चिल्ड्रन दीज स्ट्रेसर्स मे मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन स्कूल रिलेटेड सिम्टम विच रिलेटेड रिजल्ट इन द डिसफंक्शन। तो ऐसे ऐसे स्ट्रेस जो आते हैं, जो तनाव आते हैं, उस तनाव के कारण जो है उनके बिहेवियर में मैनिफेस्ट होते हैं इस तरह का सिम्टम। उनके बिहेवियर में ऐसा लक्षण दिखाई पड़ता है जो आपको डिसफंक्शन बताता है कि वो कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा है। डिसफंक्शन मतलब ना करने की, जो एक अनमनस ढंग से जो करते हैं, कोई काम दिया और मन नहीं उस काम को उस तरह से करते हैं। कहा कि जरा सा ये ऐसे लिख करके दिखाओ गांधी पर, तो गांधी का कुछ अनाप शनाप लिख रहे हैं, कुछ से कुछ लिख रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह का सिम्टम अगर किसी बच्चे में आता है तो उसी समय आप नोटिस कीजिए। तो अब हम सिम्टम वर्सेस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। सिम्टम क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है। सिम्टम से प्रॉब्लम बनते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स क्रिएट टेंशन। अब जैसे जितनी भी समस्या है उससे तनाव पैदा होता है, मानसिक तनाव होता है, शारीरिक तनाव होता है, आध्यात्मिक तनाव होता है, सामाजिक तनाव होता है। बहुत सारे तनाव के भी आप जितने भी फैक्टर्स है उसको जोड़ सकते हैं। मानसिक तनाव होगा तो सिर में सिम्टम के रूप में हेडेक्स, दर्द शुरू हो जाएगा। सामाजिक तनाव होगा तो न किसी से मिलने जुलने का मन करेगा, न किसी के साथ, कोई आ जाएगा तो कहेगा क्या काहे आ गया दिमाग चाटने के लिए, माथा खराब करेगा ये। अब आकर के कोई बगल में टीचर आकर बैठ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि माथा चाटेगा अब हमको। इस तरह का क्या है, सामाजिक तनाव है। उसी तरह के आध्यात्मिक तनाव अगर आ जाता है किसी में, जिंदगी सब स्वाहा हो गया, कोरोना ने तो जिंदगी तब बर्बाद कर दिया है, लगता है बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इस तरह का टेंशन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है टेंशन को। तो प्रॉब्लम से बचना चाहिए। प्रॉब्लम को हम लोग को क्या करना है, एकदम वेव ऑफ, बाय बाय करना है। दिस टेंशन मस्ट बी रिलीव्ड आइदर वर्बली और बिहेवियरली। या तो उस टेंशन को हम लोग कैसे तनाव करते हैं, बोल करके। साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिसनिंग, प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग, इट इज अ साइंस ऑफ लिसनिंग ओनली। साइकेट्री क्या करता है, खाली सुनता है आपके प्रॉब्लम को, कोई दवा ववा नहीं देता है, वो सिर्फ आपको सुनता है। किसी को किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी टीचर को या स्टूडेंट को ही कोई झंझट में पड़ गया, लव में पड़ गया, ब्रेकअप हो गया, तो ऐसे आदमी को साइकेट्रिक सुनता है। सिर्फ क्या हुआ है, सारे को हिस्सा को सुनाओ हमको, धीरे धीरे सुनता है और सुनने के क्रम में ही वो अपना प्रेशर क्या करता है, रिलीज कर देता है, यानी तनाव को अपना मुक्त कर देता है। बस कहता है ठीक है फिर कल आना, फिर परसों आना। इस तरह का रेफरल थेरेपी वो देते रहता है। साइकोलॉजिकल गाइडेंस उसको कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, जिसको काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं हम। तो ये सब क्या हुआ, तो बिहेवियर के माध्यम से भी आप टेंशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बोल करके भी कर सकते हैं। जैसे अब बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है
बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल। जैसे कि देखिएगा, एक चूंकि हम लोग प्योर मैच्योर टीचर हैं, सब लोग टीचर से बात हो रही है, स्टूडेंट से बात नहीं हो रही है। तो देखिएगा, फिजिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं, पति पत्नी सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं, अपने आप देखिएगा सुबह तरोताजा आ जाते हैं। तो क्या है, फिजिकल स्ट्रेस को कम करने का, यानी बिहेवियरल ये टेंशन को रिलीज करते हैं बॉडी में। अब जैसे कि आपको अति अति बबल टोनिंग हो गया है, लगा हुआ है पैखाना लगा हुआ है, पेशाब लगा हुआ है, तो आप टेंशन में आ जाते हैं, तुरंत बाथरूम खोजने लगते हैं, तुरंत इधर कहाँ पर कैसे करेंगे कि भाई यूरिनेट करें, कहाँ पर, ये देखो पेशाब खाना कहाँ पर है। तो ये तनाव क्या है, तो हम जब जैसे ही बिहेवियर के माध्यम से उसको टेंशन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बिहेवियरल टेंशन रिलीज करने का। इफ ए चाइल्ड इज अनेबल टू कम्युनिकेट हिज हर फीलिंग एज इज द case of most children, then that tension will exhibit in the symptomatic behavior। कह रहा है कि कोई कोई चाइल्ड जो है इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बता नहीं पाता है एक दूसरे को। तो बता नहीं जाता, तो अगर बोल नहीं पाता है किसी को, तो उसके बिहेवियर में दिखाई पड़ेगा वो सिम्टम जो है उसके बिहेवियर में, आचरण में आ जाएगा, उसके काम करने की शैली में पता चल जाएगा कि वो काम करने का तरीका से पता चल जाएगा कि इसमें जो है इस तरह का जो है फ्रस्ट्रेशन है। तो दिस सिम्टोमेटिक बिहेवियर इज व्हाट टीचर सी एवरी डे इन द क्लासरूम। कह रहा कि इस तरह के सिम्टम को टीचर हमेशा देखते हैं, तो उसको नोटिस करना है। और व्हाइल सिम्टम्स मे नॉट ऑलवेज इंडिकेट ए सीरियस प्रॉब्लम, द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स यूजुअली डू। तो टीचर को नोट करना होगा ये सिम्टम कब दिखा, कितनी बार दिखा, कब कब दिखता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका इंटेंसिटी क्या है, ये कितना देर तक स्टेबल होता है। तो ये सब ड्यूरेशन वगैरह सब देख करके और तब उसको उसके अनुसार से उसको हम रिएक्ट करते हैं, उसको उस तरह से हम अपने उसको ट्रीटमेंट के लिए हम प्रेफरेंस देते हैं। उसी तरह से इफ ए टीचर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सिम्टोमेटिक बिहेवियर एंड मेक्स द प्रॉपर रेफरल फॉर गाइडेंस, देन ए मोर सीरियस प्रॉब्लम कैन बी एवर्टेड। कह रहा है कि अगर टीचर समझ में आ जाए, इस टीचर को ये किस तरह का नेचर सिम्टम है, ये किस तरह का जो है बिहेवियर को शो कर रहा है, तब हम उसके अनुसार से हम रेफर कर सकते हैं कि इसको इस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, इसको इस तरह का ज्ञान की ज़रूरत है, इसको इस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस तरह गाइडेंस करने की ज़रूरत है। तब है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को हम एवर्ट कर सकते हैं, उसको हटा देंगे, डायरेक्शन मोड़ देंगे। तो ये सब जो है ये टीचर को नोटिस करना है। क्या है, दिस इज मोस्ट एविडेंट प्रॉब्लम नाउ, वी आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी कॉन्शियस। रश्मि वाला वर्णवाल, ठीक है, देखा जाएगा। तो बहुत सारे जैसे जैसे सिम्टम को हम जैसे ही देखते हैं तो उसके अनुसार से हमारे माइंड में उसका सोल्यूशन भी तैयार हो जाता है। भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, तो बुद्धि अपने आप फ्लैश करता है। बुद्धि का मतलब है कि जैसी समस्या आए और तुरंत सोल्यूशन तैयार हो जाए, तब कहते हैं ये आदमी बुद्धिमान है, सोचना ना पड़े, आ जाए सीधे। तो उसी तरह हाउ एवर इवन ए करेक्टली आइडेंटिफाइड ए चाइल्ड्स सिम्टोमेटिक बिहेवियर मे टेक ए while dissipate. It is during this time teachers अति कट गया क्या सर इंटरनेट? हेलो, सुन पा रहे हैं? बीच में ऑफलाइन हो गए थे, ऐसा मैसेज आया। आवाज मिल रही है? एक कुछ लिख करके बताइए। हाँ ठीक है। तो इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट टीचर्स कैन यूज सर्टेन टेक्निक्स विच मेक्स calm the child, provide suitable boundaries, reduce classroom frustration and so on while the real problem is being resolved। कह रहा कि जब टीचर इन सारे सिम्टम को नोटिस करेंगे, इन सारे प्रॉब्लम को नोटिस करेंगे, तब टीचर को अपने सर्टिन टेक्निक्स का जो है फ्लैश होगा माइंड में कि ओ इसको इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। चाइल्ड को सूटेबल बाउंड्रीज बता सकते हैं कि तुम्हारी हद ये है, तुम यहाँ तक ऐसे काम कर सकते हो। फिर जो है क्लासरूम में जो फ्रस्ट्रेशन होता है बच्चों को कि प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रहा है सर, मैथमेटिक्स दिए हैं सॉल्व समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं और रियल प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एडेप्टेशन।
अब ये जो बात आई, जब सिम्टम देखे, प्रॉब्लम देखे और उसके साथ जो सोल्यूशन जो हम सजेस्ट किए, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इसी को कहते हैं चेंज। सिचुएशन को चेंज करने की जो परिस्थिति बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन, यानी बदलाव। जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे अनुसार से हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जैसा ज़रूरत है, जितनी प्यास है उतना हम पानी देंगे उसको, उतना शरबत पिलाएंगे उसको, उतना खाना खिलाएं। तो बहुत सारे एकेडमिक फैक्टर्स की अब बात करते हैं। एकेडमिक फैक्टर्स क्या है जिसके कारण से बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं? देयर विल ऑलवेज बी टाइम्स when academic deficits will impair a child's ability to function in the classroom। कह रहा कि बहुत सारे ऐसे समय भी आते हैं जिसमें एकेडमिक डेफिसिट होने के कारण, अब जैसे बच्चों को ठीक से पढ़ना ना आता हो, या लिखना ना आता हो, या ठीक से सुनना नहीं आता हो, या बोलना नहीं आता हो, इस तरह का डेफिसिट अगर है तो उसका परफॉर्मेंस क्लासरूम में क्या होता है? गिरने लगता है, वो कम करने लगता है। तो हमको चेक करते रहना है कि प्रॉपर बच्चे लिसनिंग हो रहा है कि नहीं, सुन ठीक से पा रहा है कि नहीं, प्रॉपर बोल पा रहा है कि नहीं, इसलिए बोलने का मौका देते हैं, सुनने का मौका देते हैं। फिर प्रॉपर ढंग से लिख सकता है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से राइटिंग है, रीडिंग है, रीड कर रहा है कि नहीं। तो ये सब एबिलिटी को, इस सब को मेजर हम लोग समय समय से करते रहना है। तो दीज डेफिसिट्स विल मेक इट हार्ड फॉर द चाइल्ड टू कीप अप with the other students and may require added time to complete task। अगर इस तरह का कोई डेफिसिट है पहले से ही मौजूद उस बच्चे में, ठीक से लिखने ना आ रहा है, या ठीक से सुन नहीं पा रहा है, या ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसे बच्चे देखिएगा कि एवॉइड करेंगे आपस में। पीयर ग्रुप में देखिएगा, जब टाइम ड्यूरेशन देते हैं, कोई टास्क देते हैं उसको, तो टास्क जब देते हैं तो कोई बच्चा पहले बना देता है, कोई बच्चा बाद में बनाता है। तो बाद में बनाता है, इसका मतलब कुछ एकेडमिक डेफिसिट उसमें है। कहा कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम से ज़्यादा टाइम कोई ले रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा इफर्ट्स लगा रहा है वो उसको बनाने में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है। अब जैसे देखिए आइंस्टीन के जो गुरु थे, आइंस्टीन का कौन गुरु थे मालूम है किसी को? नहीं। तो आइंस्टीन के एक जापान के जर्मनी के एक गुरु थे, थोड़ा नाम हम भी मिस कर रहे हैं, हम हालांकि उनका किताब पढ़े हैं, देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है, हम सोचे आप लोग से कुछ पता चल जाएगा। तो वो गुरु जब उनका जो मैथमेटिक्स देते थे बनाने के लिए, तो 30 स्टूडेंट का क्लास रहता था। 30 स्टूडेंट में सबसे लास्ट में आइंस्टीन अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देता था। तो जब लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करके देता था तो टीचर देखते थे उसको, तो टीचर देखे तो उसमें देखे कि भाई 29 आदमी जो है एक तरीके से बनाया है मैथमेटिक्स को, और ये जो तीसवां लड़का है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो इसका मतलब ही एक्स्ट्रा इफोर्ट्स लगाएगा। आइंस्टीन भी ऑटिस्टिक चाइल्ड थे, ऑटिज्म के शिकार थे, किसी न किसी तरह का डिसेबिलिटी उनमें भी थी, ऑटिस्टिक चाइल्ड थे। तो इस तरह से उनका नाम था, जी से नाम था, ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आएगा तो बता देंगे। तो इस तरह से अगर एक्स्ट्रा इफर्ट्स लगाता है तो ये एक तरह का सिम्टम देखा जाएगा। ये बच्चों में लगेगा कि हाँ ऐसे बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम दिखा रहे हैं, इसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हम लोग को टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ जो है व्यवस्था उसके लिए करनी पड़ेगी। तो एकेडमिक फैक्टर्स के तहत जो है देखिए, फर्दर ए लैक ऑफ एकेडमिक स्किल्स मे ऑल्सो बी द काउज ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन टू लर्निंग। अगर एकेडमिक डिफिसिट रहेगा तो बच्चे रेजिस्ट करेंगे लर्निंग से, वो सीखना नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया चीज़ कोई सिखाए हमको, बट छोड़ो हमको क्या जरूरत है। बहुत सारे देखिएगा भूसगोल बच्चा को देखिएगा कि चलो जो क्लास करने के लिए, क्या छोड़ो ना, क्लास व्लास करके क्या होगा, चलो बैठो। हाँ उसी तरह नोइंग व्हाट इज बिहाइंड रेजिस्टेंस मे मेक इट इजियर टू ओवरकम इट। अगर ये सब रेजिस्टेंस को अगर हम लोग समझ सकते हैं, अगर टीचर के रूप में हम उसको अगर पकड़ सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस बच्चा इसमें कैसे आया, तब इससे हम ओवरकम भी कर सकते हैं। द फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक डिसफंक्शन इंक्लूड व्हाट दे आर नॉट लिमिटेड। कह रहा कि वो सब जो अति है
एकेडमिक जो डिसफंक्शन है इसको हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, खाली वॉच करना है उसको। जैसे एकेडमिक फैक्टर्स में है, देखिए डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, तो इसको इंक्लूड करके हम पूरे, ऐसा नहीं कि उसको जो है एक तरह का ब्रांडिंग कर देंगे, उसको सिर्फ नोटिस करेंगे। डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, कोई बच्चा है उसमें विकासात्मक जो है रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने में असुविधा है, पढ़ने का कुछ पढ़ ले रहा है कुछ, तो हाँ अब याद आ गया हमको, आइंस्टीन के जो टीचर थे आर कुरांट नाम था उनका, आर कुरांट। इसलिए देखिए ये बुद्धि हुआ, एक जो है मेमोरी में चला गया था, हम उसको रिट्राइव कर रहे थे, अनकॉन्शियस ब्रेन में पड़ा हुआ था। आर कुरांट, आर कुरांट की मैथमेटिक्स की बुक भी है, आपको पटना साइंस कॉलेज लाइब्रेरी में रखी हुई है, तो मैंने उससे पढ़ा था, ये सब कहानी बताया जाए। उसी तरह से एकेडमिक फैक्टर्स में जैसे बताया, डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर हो गया, डेवलपमेंटल मैथ डिसऑर्डर हो गया, जोड़ने का कुछ जोड़ दे रहा है कुछ, डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर है, लिखने का कुछ लिख दे रहा है कुछ, डेवलपमेंटल स्पेलिंग डिसऑर्डर है, स्पेलिंग डिसऑर्डर जो बच्चे जो है ज़्यादातर जो है आप स्कूल में देखिएगा कि करते रहते हैं। उसी तरह से है पुअर प्रायर टीचिंग है उसका, जैसे कि उसके कारण एकेडमिक फैक्टर्स में जैसे उसको ठीक से अगर हम नोटिस नहीं करते हैं तो हम उसको टीचिंग भी पुअर देंगे। पुअर देंगे मतलब कि बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, उस समय रेडीनेस नहीं है, उसकी तैयारी ही नहीं है, एकेडमिक डेफिसिट है, तो हम कुछ अगर उसको देंगे तो वो लेगा ही नहीं। अगर हमारा जो लोटा जो है उसमें छेद रहे तो हम कितनों दूध डालेंगे तो सब तो नीचे से चू जाएगा वो, तो पहले तो छेद बंद करना है, तो छेद बंद करने के काम ही करिकुलम एडेप्टेशन हुआ, चेंज लाएंगे उसमें। लैक ऑफ बेसिक स्किल, अब बच्चे में बहुत सारे बेसिक स्किल्स की कमी है, तो उस बेसिक स्किल्स को पहले लाएंगे, तब जाकर के उसमें जो है पढ़ाई होगा। जैसे स्किल्स में जैसे अब जैसे जो ट्रेन टीचर हैं उनको मालूम है कि 6 स्किल होता है, क्वेश्चनिंग स्किल है, एक्सप्लेनेशन स्किल है, ब्लैक बोर्ड स्किल है, रीइंफोर्समेंट स्किल है, तो ये सब स्किल है। उसी तरह से जब हम छोटे बच्चे के साथ डील करते हैं या स्पेशल चाइल्ड के साथ डील करते हैं तो ऐसे में बेसिक स्किल्स की संख्या 1500 है, 1500 बेसिक स्किल्स है। कहते हैं ना कि इसको बैठने नहीं आता है, इसको चलने नहीं आता है, इसको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं, इसको बाल झाड़ने का तरीका नहीं है, इसको बटनिंग का तरीका नहीं मालूम है, किससे कैसे बोलना है ये इसकी तरीका नहीं मालूम है, तो ये सब क्या है, सारे स्किल्स है। तो अगर ये बेसिक स्किल्स में कमी होगी तो ऐसे बच्चे का क्लासरूम में परफॉर्मेंस गिरता जाएगा। इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अब जिस समय स्किल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इनकंसिस्टेंसी है, बच्चा रेगुलर नहीं है, बीच बीच में ब्रोकन है उसका पीरियड। अब एक जैसे बच्चा अभी जैसे देखिए क्लास 1 में पढ़ रहा है, अब बीच में उसकी माँ नहिरा लेके चली गई उसको, अब नहिरा लेके चली गई, 1 महीना नहिरा में अपना जैसे शोर मचा रहा है, तो क्या हुआ, कंसिस्टेंसी में कमी हुआ, तो बेसिक स्किल सीख नहीं पाएगा, वहाँ से कुछ दूसरा कुछ सीख करके आएगा। तो इस तरह से बच्चे के पीरियड जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट का फेज होता है उसी तरह फिजिकल डेवलपमेंट का फेज होता है, तो उस पीरियड में कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उसके कारण से परफॉर्मेंस गिर जाएगा बच्चे का। प्रॉब्लम इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अब बच्चे का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक से परसीव नहीं कर रहा है इंफॉर्मेशन को, अपने ब्रेन में कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर रहा है कि फ्रेम। अब जैसे देखिए, अब जैसे एकाएक कोई सिचुएशन आ जाए, अब बच्चे को समझ में नहीं आए कि इस सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए, एकाएक सांप निकल के आ जाए तो सांप से बचना है, भागना है, सांप को मारना है या हल्ला करना है, क्या करना है, ये कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाता है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स अगर होती है बच्चे में, तो ये सब सिम्टम है जिसको हम टीचर एज ए टीचर नोटिस कर सकते हैं, और उसको हम नोटिस कर करके उसको रिमूव करने का हम प्लान डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे डिजाइनिंग को हम करिकुलम एडेप्टेशन कहते हैं। लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट, ऐसे बच्चे में रीइंफोर्समेंट की कमी होती है, रीइंफोर्समेंट नहीं होगा तो जैसे कि देखिए आप कह रहे हैं ग्रेट, तो ग्रेट क्या है, हमको इन्फोर्स कर रहा है कि वाह हमारा लेक्चर लगता है लाजवाब हो रहा है, किसी की कानों को थोड़ा मधुरता दे रहा है, अच्छा सुनने के जो व्यक्ति हैं उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखना, अच्छा सुनना लग रहा है, तो इस तरह का रीइंफोर्समेंट होता है। तो ऐसे बच्चे में लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है, ऐसे बच्चे रीइंफोर्स नहीं होते हैं,
तो उनको हमको रीइंफोर्समेंट के लिए भी हमको कुछ तरह का करिकुलम में ऐसा स्थान देना होगा कि उनको कैसे रीइंफोर्स किया जाए। तो स्टूडेंट्स हैव ए लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल एंड ऑल टू ऑफन दीज लाइफ्स आर फिल्ड विथ टर्मोइल, क्योस एंड डिसफंक्शन। कह रहा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आप जैसे देखिए करिकुलम को प्रभावित करने वाले कार्य जो फैक्टर्स है उसमें एक इन्वायरमेंट फैक्टर बहुत बड़ी फैक्टर है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का समय कितना, जैसे स्कूल में तो सुबह मान लीजिए सुबह 9 से लेकर करके और 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चे रहते होंगे पूरे बिहार में, इससे ज़्यादा नहीं रहते होंगे, या 10 से 4 भी रोका जा सकता है। इसके अलावा 8 घंटा के अलावा 16 घंटा तो बच्चा बाहर इन्वायरमेंट में रह रहा है, नहीं 16 घंटा बाहर रह रहा है। तो ऐसे में आउटसाइड स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उस बच्चे का देखिएगा टर्मोइल होता है, केओस होता है, जिग जैग होता है, जैसे तैसे बर्बाद होता है, डिसफंक्शन करने का कुछ कर रहा है कुछ। तो ऐसी अगर स्थिति में बच्चा का अगर जीवन बीतता है तो उसका प्रभाव आपके स्कूल पीरियड में भी पड़ता है। कोई बच्चा शाम में निकला गांजा पी रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, लाइनबाजी कर रहा है, मोटरसाइकिल को लेकर हुई 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 कर रहा है, कूद रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है, कूदक रहा है, किसी का दरवाजा खटखटा रहा है, किसी को चुट्टी काट ले रहा है, किसी को कू करके भाग गया, किसी का कपड़ा घींच दिया, किसी को तड़ी मार दिया, किसी को चपत मार दिया, किसी का कुछ फाड़ दिया, किसी का कपड़ा है किसी को फाड़ दिया, किसी को पसारा हुआ। तो इस तरह के आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के बिहेवियर में काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे क्योटिक अगर लाइफ कोई बच्चा जी रहा है तो स्कूल में भी उसको प्रॉब्लम होगा। स्कूल में वो अपने को सिविलाइज्ड करने में काफ़ी कुछ दिक्कत होता है। तो करिकुलम इन्वायरमेंट से ही बनता है, सही है, ये बात सही। देखिए एग्री हो रहे मीरा कुमारी जी। तो इन्वायरमेंट मतलब हुआ कि 16 घंटा और स्कूल इन्वायरमेंट कितना हुआ 8 घंटा। तो 8 बनाम 16, सोचिए 16 अगर मान लीजिए कि बच्चे का इन्वायरमेंट बढ़िया है तब तो 8 भी प्रभावित होगा, अच्छा होगा। अगर 16 खराब है तो खराब को पहले सुधारने में ही टाइम निकल जाएगा। तो एकेडमी कैसे उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये सब हुआ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। व्हेन ए चाइल्ड इज एक्सपोज टू दीज फैक्टर्स इट ड्रेन्स देम ऑफ देयर एनर्जी विच मेक्स इट्स हार्डर टू कंसेंट्रेट एंड अटेंड व्हाइल इन स्कूल। अगर ऐसे बच्चे अगर इन्वायरमेंट में इस तरह से अगर एक्सपोजर मिलता है, उसको गलत काम का एक्सपोजर मिलता है, तो बच्चे में क्या होता है, एक ड्रेनिंग होता है। जैसे टिकटॉक खेल रहे हैं या बच्चे जो जाकर के गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, आपस में पबजी में गाली गलौज करता है, अरे साला तू ऐसे आवड़े, अरे देख नीचे बंदा आया, अरे मादर चोद, ऐसे कर रहा है। तो ये सब जो वर्ड जो सीखते हैं उसको डिलीट करने में टीचर का आधा अच्छा खासा एनर्जी निकल जाएगा। तो 16 घंटा का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। तो अपने बच्चे को किससे मिलता है, किससे जुलता है, उसको देखना पड़ेगा। उनके पीयर कैसे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनके फ्रेंड सर्किल कैसा है। फ्री फायर, हाँ बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे गेम हैं। इतना अभी इंटरनेट ने जो अभी सब बच्चों को जो फंसाया है फेड़ा में, ये जियो कंपनी आ करके वो तो समझ लीजिए कि स्वाहा कर दिया पूरा सारे बच्चे का जीवन। ये आगे आने वाली जो है अभी आपको पीढ़ी जो होगी वो काफ़ी कम नॉलेज की होगी, काफ़ी एंजाइटी से भरे होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे और उनकी आयु हो सकता है और कम ही हो, वो 60 भी ना पार कर पाए। इस तरह का बच्चे अभी हो रहे हैं। तो आफ्टर ऑल देखा जाए, चिल्ड्रेन हु मे एक्सपीरियंस वायलेंस इन द होम आर मोर वरीड अबाउट गोइंग होम आफ्टर स्कूल देन कंसंट्रेटिंग ऑन मैथ प्रॉब्लम्स। अगर घर में झंझट हो गया है, माँ बाप उसको पिटाई किया है या माँ बाप आपस में ही पीटा पीटी किया है, फैटाफैटी कर लिया, माता पिता अपने में झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर के, तो ऐसे बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो उनको अपने मैथ बनाने के लिए कोई टीचर देंगे तो उनको कंसंट्रेट होने में भी बहुत समय लग जाएगा। उनको तो हमेशा आइडिया यही आ रहा है कि देखो माँ को 2 लप्पड़ मारा है पिताजी, इसको जो है रात में आज छुड़ेंगे, सुतले रहेगा तो इसको सुतले में 1 डंडा देंगे इसको, या माएँ 2-4 चमेटा दिया है पिताजी को
तो भाई पिताजी को लगा कि भाई गलती में नहीं थे, इनको मारा है, तो माँ को देखिए आज हम सरिया काट देंगे, सरिया फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब इस तरह के बात जब माइंड में चलता रहेगा, और उसको दे दीजिएगा जरा सा भिन्न का जोड़ो निकालो जी, जो लघुत्तम निकालो, महत्तम निकालो, ये सब अलजेब्रा का प्रॉब्लम दीजिएगा, तो उसको उसमें समझ में आएगा। वो तो वहाँ फ्लैश ब्रेन में चल रहा है, वो रील चल रहा है। तो इस तरह से जो है हम कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते। इन्वायरमेंट जो बहुत बड़ा रोल करता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर डिफाइंड एज दोज फैक्टर्स विच द चाइल्ड मे बी एक्सपोज टू एट होम और इन द कम्युनिटी, विच मे हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स एबिलिटी टू फंक्शन इन स्कूल। करा कि अगर हम डेफिनेशन के तौर पर अगर दे सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, those factors which the child may be exposed to at home or in the community which may have a profound impact on the child's ability to function in the school। अगर बच्चे घर में या घर के बाहर अगर किसी तरह का इस तरह का माहौल में रहते हैं, तब ऐसे बच्चे का जो स्कूली जीवन है, स्कूली लाइफ है, वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो दीज फैक्टर्स में इंक्लूड होम इशू सच एज पेरेंटल एब्यूज। अब ये कैसे पैदा हुआ, ये पेरेंटल एब्यूज, पेरेंटल अरे भर दिन तू घूमते रहता है, साले तने पढ़ता नहीं है, हरामजादे कहीं का, सारा भर दिन खाली खेलता रहता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, पेरेंट भी एब्यूज करते हैं बच्चे को, गाली गलौज करते हैं, बेटी चोद कहीं का, हमेशा जो है खाली पैसा मांगता है, हरामजादे कहीं का, जब कहते तो कुछ पैसा मांगता है, जाओ कपड़ा साफ करो, जाओ इधर झाड़ू लगाओ। ये सब जो बोलते हैं, तो ये पेरेंटल एब्यूज है। इसका मानसिक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों में। हाँ हमारा फूड का रखवा लेना ठीक जी। तो इस तरह से जो पेरेंटल एब्यूज हो गया। फिर है पेरेंटिंग फाइटिंग, आपस में माता पिता मारपीट करने लगे, दोनों मिलकर के हुमच करके मारा पीटी कर रहे हैं, पटका पटकी कर रहे हैं। अब बच्चा देख रहा है, ओ इधर घर में मारपीट हो रहा है, तब इसके कारण से स्कूल परफॉर्मेंस उसका खराब हो जाता है। अब उसमें फाइटिंग स्किल आ जाएगा कि भाई कैसे माँ को कैसे झोटा पकड़ा है, और माँ भी कैसे चप्पल से उसका मुंह पर चप्पल से मारी है। तो इस तरह से जो है ये पेरेंटल एब्यूजिंग, पेरेंटल फाइटिंग। फिर सेपरेशन मतलब कि अब माँ अलग है, बाप अलग है, या बाप के साथ रह रहा है, कोई माँ के साथ बच्चा रह रहा है। बहुत सारे ऐसे लेडी हैं जिनको पति से नहीं पटा, तो अपना बच्चे के लेकर अलग रह रहे हैं। तो इस तरह का जो है सेपरेशन वाला जो सिचुएशन है, उससे बच्चे का जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस भी गड़बड़ हो जाता है। फिर डाइवोर्स हो जाए, किसी पत्नी का किसी पति से, या किसी पति का पत्नी से डाइवोर्स हो जाए। तो इस तरह से हम लोग अगर इस तरह का जनरली सेपरेशन वगैरह क्यों होता है, ईगो क्लैश के कारण। अरे दुनिया में एक ही जन्म मिला है, एक जन्म में क्यों नहीं मिल के रहा जा सकता है? मिल कर रहने की खूब गुंजाइश है। लड़ाई जो है जरूरी नहीं है, लेकिन बात बात के पीछे हम मृत्यु को भूले हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि अमर है, इसलिए मार करते हैं, इसलिए फाइट करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। लगता है कि हम ही जिंदा रहेंगे और सब मर जाएगा। तो ये जो हमेशा मृत्यु को साथ में रख के चलिए। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, यानी मृत्यु को साथ रख के चलें, आपके बिहेवियर बिल्कुल ऑर्डर रहेंगे, हमेशा ऑर्डर रहेंगे, कभी झंझट नहीं होगा। किसी पत्नी से न झंझट होगा पति को, और न पति को पत्नी से झंझट होगा। सबको मरना है, मरना निश्चित है। तो उसी तरह से फैमिली इलनेस हो जाए। एक फैक्टर ये भी है कि अगर परिवार में कोई लोग बीमार हो जाए, तो बीमार होने के कारण बच्चों की मानसिक स्थिति में प्रभाव पड़ती है, और बच्चे का जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगता है। तो फैमिली स्वस्थ हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये करिकुलम में हम लोग को इस तरह का डिज़ाइन करना होगा कि हम इन सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे इस सारे जो डेविएटर हैं इसको हम निकाल करके हटाएं इसको। फिर है इकोनॉमिक हार्डशिप। अब खाने को तरस रहा है, कपड़े को तरस रहा है, रहने को तरस रहा है, इच्छा है जरा सा चॉकलेट खाने की, या पैसा नहीं है। बाबूजी को बोले कि जरा सा अथी लेते आइएगा, डेयरी मिल्क, उधर से वो ले आए 1 रुपया वाला लेम चूस। बस बच्चा देखा, बट फेंको इसको, हम मांगे डेयरी मिल्क।
इस तरह के इकोनॉमिक हार्डशिप, खास करके बिहार में तो खूब गरीबी है, भयानक रूप से गरीबी है। लेकिन हम लोग के पास ऐसा है कि गरीबी में भी खुश रहने का जो है मार्ग हम लोग को पहले से पता है, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअली बहुत साउंड है। खास करके उतनी हम लोग के मॉडर्न जो है एक्सपोजर हम लोग में नहीं है। हम लोग भौतिक जीवन के प्रति बहुत लोलुप नहीं है। बहुत मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। नहीं तो इतनी भुखमरी में भी सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत सारे इशू पर बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक हार्डशिप भी बच्चे को प्रभावित करता है। फिर लॉस ऑफ पेरेंट जॉब, जैसे अभी देखिए कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे का, माता पिता का जो है जॉब है लॉस हो गया, काम में नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा भी है तो आधा अधूरा पैसा मिल रहा है, 2 महीना 3 महीना लेट लतीफ़ी करके पैसा दे रहा है। तो ऐसे में बच्चा को चाहिए कि भाई अथी ड्राइंग पेपर चाहिए, कट पेंसिल चाहिए, जर्मन वाला कट पेंसिल चाहिए। मेरा बच्चा जो फैशन डिजाइनिंग में जर्मन का जो कट पेंसिल वगैरह जो मंगाता है तो वो सब 4500 5000 रुपये का जो पेंसिल आता है। तो अब समय पर नहीं देंगे, उसका असाइनमेंट का जिस समय टाइम है उस समय नहीं देंगे तो कब बनाएगा? तो अगर पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे? ऐसे ही होता है। तो अगर जॉब नहीं है पेरेंट्स का तो वैसे बच्चे का भी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे गिरता रहता है। मूविंग इनटू ए न्यू नेबरहुड, अगर कोई आप पति पत्नी बच्चे के साथ कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हुए तो अब पड़ोसी कैसा है? अब पड़ोसी में तो जानते हैं कि सब जलनशील होते हैं, एक दूसरे को देख के जलते हैं। बताइए तो जलने की क्या जरूरत है? अरे जलना तो सबको है ही है, सब एक बार अंतिम में राख होगा श्मशान पर जाकर के, तो जीवन भर जलने की क्या जरूरत है? जब एक बार निश्चित है ही जलना, मरेंगे ही, जलेंगे ही, तो फिर आपस में एक दूसरे देख कर जलने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारे माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, कमी है, जिसके कारण हम लोग जलते हैं, जेलस होते हैं। क्या जरूरत है जलन की? हाँ 2 पैकेट रखिएगा यहाँ पर। नहीं, एक नरेंद्र सर का बोल के गए थे। ठीक है, ओके। बीच में एक नाश्ता का पैकेट आया है तो एक सर बोल के गए थे कि हमारे लिए भी रख दीजिएगा। फिर है सीरियस सिबलिंग राइवलरी। अब जैसे देखिए आपस में ही झंझट हो जाए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसकी बहन से झंझट हो रहा है, भाई से झंझट हो रहा है। घर में भाई किताब फाड़ के फेंक दिया, बहन है जो उसको खाना टाइम पर नहीं दिया, कपड़ा धो कर नहीं दी, या बहन का ही कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे बहन भी फाइट कर रही है और लड़का भी फाइट कर रहा है। तो इस तरह का सीरियस सिबलिंग राइवलरी जो होता है, आपस में जो फाइटिंग होता है, तो इस तरह से भी बच्चे का परफॉर्मेंस गिरता है। तो आपको इसका भी टीचर को नोटिस करना होगा कि इसकी बहन क्या करती है, इसके भाई क्या करते हैं, उसका एकेडमिक क्या है, वो कहाँ पढ़ता है, वो किसके साथ रहता है। तो टीचर को तो बहुत सारे काम हैं, और इसी काम के तहत जो है आजकल बिहार सरकार ने शराब कौन कौन पीता है इसका भी पता लगाने के लिए सौंप दिया है। सोच लीजिए टीचर की क्या ज़रूरत है। आप कितने रिसोर्सफुल हैं कि आप हर काम को कर सकते हैं। शराब को भी पहचानना है, कौन शराबी है, कौन शराब बेचता है। इसका मतलब है कि आपको रोल बहुत ज़्यादा है, सोसाइटल रोल बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से सैलरी बहुत कम है। इसलिए मदन मोहन मालवीय कहे थे कि टीचर का पोस्ट को क्लास 1 रखा जाए, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी टीचर क्लास 1 पोस्ट रहना चाहिए था। उसके बाद जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनको क्लास 2 रहना चाहिए था, चाहे IAS हो, IPS हो, जितने भी क्लास 2 होना चाहिए था। उसके बाद जितने भी असिस्टेंट वगैरह हो वो सब क्लास 3 में होते हैं, जो सेवक हैं वो क्लास 4 में होते हैं। लेकिन उसको इन्होंने सब नहीं माना, और संविधान में जो है इस तरह की जो पोस्टिंग हायर एजुकेशन में जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हम लोग को दिया क्लास 1। लेकिन आप जैसे टीचर जो स्कूल में, सबसे ज़्यादा टीचर की अहम रोल होती है स्कूल में। हम लोग तो मान लीजिए आप लोग बुद्धिजीवी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे आदमी को पढ़ाना है जिसको बुद्धि से कोई वास्ता नहीं है, उसको बुद्धि पैदा करना है, उसमें ज्ञान की बीज डालना है, उसको बीज को जो है अंकुरित करना है, अंकुरित कर करके उसमें पौधा तैयार करना है, पौधा से पेड़ बनाना है, पेड़ से जंगल बनाना है। इस तरह का काम इतनी चैलेंजिंग, और प्राइमरी सेक्शन में, सेकेंडरी सेक्शन में, ऐसे में टीचर का वेतन जो है यूनिवर्सिटी टीचर से 5 गुना अधिक होना चाहिए, क्योंकि काम वहाँ ज़्यादा है, रोल ज़्यादा है। देखिए ना, आपको शराब वाला में लगा दिया, तार का पेड़ गिनने के लिए बीच में लगा दिया था कि कितने तार के पेड़ हैं आपके इर्द गिर्द में, उसको गिनिए। नीतीश गवर्नमेंट ने, लालू गवर्नमेंट ने
टीचर की वैल्यू को पूरी तरह से डिटोरिएट किया है, उसको वैल्यू को बहुत ख़त्म किया है। तो हम लोग अपनी पोटेंशियल को जान सकते हैं कि हम लोग हर काम कर सकते हैं, इलेक्शन करा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के मजिस्ट्रेट बन जाते हैं हम लोग। मैं पटना में जब जिस समय टीचर में था तो हमारे पास हमेशा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी की आती थी, मैं मजिस्ट्रेट का ड्यूटी परफॉर्म करता था। तो इस तरह से हम लोग हर काम को कर सकते हैं। तो ऐसे काम को अगर हम कर सकते हैं तो बहुत काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम अपने बच्चे को तो नर्चर कर ही सकते हैं। हम लोग के पास चाणक्य की भूमिका है, हम चंद्रगुप्त मौर्य तैयार कर सकते हैं। बच्चे को एकदम फुल्ली ऑब्जर्व कर करके और तब उसको हम डिजाइन कर सकते हैं, उसका संस्करण कर सकते हैं। तो इस तरह से टीचर को नोटिस करें। उसी तरह से फैमिली मेंटल इलनेस हो जाए, फैमिली में कोई माथा खराब है, किसी का पागल है घर में, तो ऐसे बच्चे भी जो है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका गिरता रहेगा। फिर है रिलेटिव्स रिसाइडिंग इन द होम, और कोई आकर के घर में रह रहा है, चचा है, मामा है, फूफा है, फुआ है, अब घर में रह रहा है, अब सब परिवार उसी में ग्लोबलाइज हो गया है, कंसंट्रेशन उसी पर है। तो ऐसे में बच्चे का जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरता है। परिवार के लोग आते हैं तो वो इंगेज कर देते हैं, माथा खराब करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं और ज़्यादातर तो खराब होते हैं, काहे कि वो आए हैं दूसरे घर से थोड़े देर के लिए मनोरंजन के लिए आए हैं, तो आदमी झगड़ालू होता है तो वहाँ पे भी झगड़ा पैदा करता है। तो इसलिए बहुत सारे सोसाइटी का जो इवैल्यूएशन हुआ, आप देखिएगा बॉम्बे वगैरह में एकदम न्यूक्लियर फैमिली, बट कोई सास ससुर माँ, तुम अपना माँ को बाप को भूलो, हम अपना माँ बाप को भूलते हैं, बस तब हम दोनों का जीवन चलेगा। फिर बाद में अपना बेटा बेटी को भूलता है। तो ऐसी जिंदगी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? इन्हीं सब रिश्तेदारों के कारण। रिश्तेदार आए हैं, खाली हाथ आए हैं। कुछ बच्चे, अब बच्चे आशा लगा के कि मामा जी आए हैं, चॉकलेट लेके आएंगे, आम लेके आएंगे, सेव लेके आए, आए कुछ नहीं लेकर के, बस हो गया झंझट। ऐसे बच्चे का भी परफॉर्मेंस गिरता है अगर कोई फैमिली का रिलेटिव्स आकर के घर में रहे तो। इसलिए सब पहले के ज़माने में रिलेटिव्स के लिए अलग कमरा बना हुआ था, अलग उसको खाने पीने की सब व्यवस्था रहती थी, सब उसका उस तरह का डिज़ाइन रहता था, प्रोग्रामिंग रहता था। फिर अल्कोहलिज्म, एक घर परिवार में कोई पियक्कर शामिल हो गया, ला पूरे घर बर्बाद है, शराब पी रहा है कोई, अब पूरे घर लगा हुआ उसको होश में लाने में। तो ऐसे में बच्चे का भी भविष्य खराब होता है और ऐसे बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरता है। या ड्रग एब्यूज़ वाले बच्चे हो, अब ड्रग एब्यूज़ वाले बच्चे हों तो अब घर में कोई ड्रग पी रहा है, शराब के अलावा जो है बहुत सारे जो है ड्रग ले रहे हैं, तो ऐसे परिवार में का बच्चा भी जो है आपको स्कूल में परफॉर्मेंस उसका बहुत कम रहेगा। अब सोल्यूशन तो है, सब कुछ हम लोग के पास तो है ही, लेकिन हम लोग इतनी एम्पावर्ड नहीं हैं। सोसाइटी का हर काम टीचर के माध्यम से होकर गुजरता, तब हम लोग तो बहुत काम कर ही सकते थे, शराब को भी छुड़वा सकते थे। लेकिन हाँ, बौद्धिक रूप पर हम जो है बहुत काम बच्चे में अच्छे अच्छे वैल्यू ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ताकि ऐसे बच्चे घर में भी जाकर शिक्षा दे सके कि आपको शराब नहीं पीना है। अगर माता पिता शराब पीता है तो बच्चों को ऐसे हम ट्रेंड करके उसको छुड़वा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट फैक्टर में ये सब बताया आपको बहुत सारे बात। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ऑल्सो ऑरिजिनेट फ्रॉम कम्युनिटी इशू सच एज प्रॉब्लम विथ नेबर्स। अब देखिए आपका पड़ोसी कैसा है। अब पड़ोसी है, अब बराबर झंझट करता है। आप घर से जरा सा बाहर गए, आपके घर में कूड़ा फेंक दिया, आपका घर का पेड़ का पत्ता काट दिया, आपके घर में कपड़ा टांगा हुआ है उसको कैंची से काट दिया, या आपके घर में नाला छोड़ दिया, नाला खोल दिया, या धुआं आपको निकाल रहा है घर में से, या बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो पड़ोसी के द्वारा मिलते हैं समस्या। अगर अच्छे पड़ोसी हैं तो वेलकमिंग है, तो वो हम लोग को मदद भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कुछ समस्या है तो उसको समाधान भी कर सकते हैं। पड़ोसी से ज़रूरत पड़ेगा तो आटा पैसा ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन पड़ोसी अगर खराब है तो उसका खामियाजा भी जो है घर पर पड़ता है और घर का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इस कारण से बच्चे स्कूल में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो आपको अपने करिकुलम में उन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना होगा। मतलब बहुत ही पैनी दृष्टि आप आ रहा है, जा रहा है, हम तो खोल दिए हैं, बीच बीच में ऑफलाइन वगैरह हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम इज विद नेबर्स, नेबर के साथ अगर प्रॉब्लम होगा तो बच्चे का परफॉर्मेंस गिरेगा। पुअर रिपुटेशन इन द नेबरहुड, अगर सोसाइटी में आपका अगर पुअर रिपुटेशन है आपके परिवार का, सब समझते हैं कि कितना वाहियात ये फैमिली है,
बड़ा खत्म आदमी है ये सब, बगल में आ गया है, सड़ा हुआ आदमी है, बराबर झंझट पटपट, घर में मार पीट लड़ाई झगड़ा करते रहता है। तो इस तरह का पुअर अगर आपका रिपुटेशन इन द सोसाइटी, तब आपके बच्चे भी उसी तरह से बिहेव करेंगे और उसी तरह का सिम्टम्स होगा। प्रॉब्लम विथ लॉ, अब कोई आदमी है, परिवार है, और उस लॉ को मानते ही नहीं है, खाली गलत गलत काम में लगे हुए हैं। अब जैसे देखिए, शराब पीना मना है, शराब बेचना मना है, शराब की तस्करी करना मना है, सब उसको भी करना। हमारे घर में कुछ किरदार है, रेंटर हैं, वो शराब बेचने लगे एकाएक। पहले दूसरा काम करते थे, एकाएक जो इधर शराबबंदी हुआ तो सब शराब का धंधा शुरू कर दिया। हम लोग को पता चला, हम लोग कहे कि भाई तुम लोग खाली करो घर से, क्योंकि हम तो अरुणाचल में रहते हैं, पटना सिटी में घर है, तो अब उतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अब उसको बार बार देखे तो कुछ एक आध बार थाना का इंस्पेक्टर फ़ोन किया कि आपके घर का एक किरदार जो है शराब तस्करी में पकड़ा गया है, हमको ले जाइए उसको और घर भी खाली करा दीजिए, उसको सीधे ले जाइए, हमको तो सबसे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटाइए। तो इस तरह से प्रभाव, अगर मान लीजिए कि कोई लॉ को ब्रीच करता है, ब्रीच ऑफ लॉ, तो ऐसे परिवार के बच्चे भी हमारे स्कूल में उसी तरह का सिम्टम शो करते हैं। फिर ये इंटेलेक्चुअल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अब मान लीजिए थोड़ा सा समराइज कर दिए, अब इंटेलेक्चुअल फैक्टर है। वाइल ए चाइल्ड्स एबिलिटी मे वैरी, it is imperative that as a teacher you have a good idea of each child's true ability level so that you do not frustrate him or and adapt the curriculum to his needs। कह रहा है कि आपको जानते हैं कि हर चाइल्ड की एबिलिटी अलग अलग होती है, हर आदमी बिल्कुल यूनिक है, इंडिविजुअल डिफरेंस वगैरह आप बीएड में पढ़े होंगे, हर आदमी अलग है। तो उसी तरह हर बच्चा अलग है, हर की ज़रूरतें अलग है, हर का इंटेलेक्ट अलग है, किसी का IQ 90 है, किसी को 92 है, किसी को 91 है, किसी को 100 है, किसी का 101 है, किसी को 140 है, किसी का 70 है, किसी को 75 है, किसी को 80 है, किसी का 0 है, उसको इडियट बोलते हैं। इडियट मतलब जीरो IQ, इडियट का डेफिनेशन है 0 IQ। तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे का नीड अलग अलग है, तो आपको समझना होगा एज ए टीचर, नहीं तो आप भी फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे कि इसको कैसे हैंडल करें। तो आपको फर्स्ट फैक्टर आपको ध्यान देना होगा कि ये सब के नीड अलग अलग है, इस हर बच्चे के नीड के अनुसार से हम अपने करिकुलम में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रहें, स्ट्रेचेबल हो कि जो है कभी सिकुड़ सके, किसी को फैला सके। इस तरह का करिकुलम को आपको डिजाइन करना होगा। एक आइडियल करिकुलम जो आपको बिहार सरकार ने दिया है, एक फंक्शनल करिकुलम जो आप तैयार कर सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत है। तो इस तरह के नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हैं बाय एडेप्टिंग करिकुलम। उस इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स में और भी है, व्हेन दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट ए चाइल्ड्स स्ट्रेस मे बी मैनिफेस्टेड इन ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। अगर करा कि इस तरह का इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स प्रेजेंट है किसी बच्चे में स्ट्रेस के रूप में, तो वो वैरायटी ऑफ सिम्टम्स शो करेंगे। द फैक्टर विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड, जो इस तरह के जो फैक्टर्स आते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं अनडिटेक्टेड लिमिटेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अनडिटेक्टेड, जिसको हम डिटेक्ट नहीं करते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसको हम खोज नहीं पाते हैं, जिसको पकड़ नहीं पाते हैं, यानी लिमिटेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। कोई बच्चा है कि यही इतना ही काम कर सकता है, कोई बच्चा है कि इतना से ज़्यादा काम कर सकता है, तो ये क्या है, अनडिटेक्टेड। तो टीचर सब उससे आशा रखता है कि एक मैथ दिए, चलो सब बनाओ। अरे कोई ज़रूरत है कि सब बना देगा? कहाँ से बना देगा? सबके पास उतनी एबिलिटी नहीं है, कैसे बना देगा वो? तो कुछ बच्चे तो बना देंगे, कुछ बच्चे नहीं बना पाएंगे। आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि सब के सब बना दें, तब आपको माइंड में रखना होगा कि हर बच्चे का इंटेलेक्ट की एबिलिटी जो है अलग अलग है, इसकी लिमिटेशंस है। कुछ बच्चे इसको बना सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं बना सकते। इसीलिए आपने जो सिलेबस में जो देखे होंगे, पटना में पहले बहुत बार हल्ला होता था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। हम पटना यूनिवर्सिटी में जब हम MSc के स्टूडेंट थे, उस समय एक बार जो है परीक्षा हुई, परीक्षा में जो है आउट ऑफ सिलेबस का हल्ला हुआ, सब लोग हल्ला करने लगे कि एक क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आया था कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। तो उसमें हुआ था कि उस क्वेश्चन को कोई बच्चा नहीं लिखा, सिर्फ एकमात्र हम थे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे। MSc में 5 क्वेश्चन लिखना रहता था, 20-20 नंबर का रहता था, 20-25-100। तो उन लोगों की मार्किंग हुई 80 पर। 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे वो लोग, हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे।
तो उन लोग की मार्किंग हुई, सब का मार्किंग आया 50-55 के बीच में, 80 में, और मेरा आया 83 तो एक ह्यूज गैप हुआ। तो इस पर जो है वाईसी सीमाद्री जो थे उस समय वाइस चांसलर, एक कमेटी गठित किए और पता लगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस तरह के हो गए। उसके लिए चूंकि रिकमेंडेशन स्टूडेंट की तरफ से आया था कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, तब खंगाला गया। तब पटना यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में देखा गया कि 20% सिलेबस को हम आउट ऑफ सिलेबस रख सकते हैं। तो उसमें होता है कि 20% आउट ऑफ सिलेबस इसलिए करते हैं कि हम डिटेक्ट कर सके कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, उसको भी हम अगर इसी तरह से सामान्य इवैल्यूएशन प्रोसेस में डालेंगे तब तो वो मारा जाएगा। देखिए, हम में क्षमता थी 83 नंबर लाने की, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछता, दूसरा क्वेश्चन पूछता, सब लोग अटेम्प्ट करते, सब लोग जवाब देते, सब में हमारा कहाँ परफॉर्मेंस रहता है तो पता नहीं चल पाता। तो इससे एक्सट्रैक्ट होकर के आया कि एक आदमी है जो आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ सकता है। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का हमारा बचपन से इंस्टिंक्ट था, तो इस कारण से हमको लगा कि नहीं, सिलेबस तो है, सिलेबस के बियॉन्ड क्या क्या है उसको भी पढ़ा जा सकता है। पढ़े, उसमें क्वेश्चन आ गया, हमने बना दिया। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है एज ए टीचर कि सारे बच्चे की एबिलिटी एक तरह की नहीं होती। इंटेलेक्ट, सबका इंटेलिजेंस अलग अलग होता है, उसके अनुसार से आपको बिहेव करना है। अनडिटेक्टेड गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, समझ गए ना कि अनडिटेक्टेड गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। अब कुछ बच्चे हैं उसमें कैपेसिटी बहुत जबरदस्त तरीके का है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पटना से आकर के अरुणाचल में भी नौकरी कर सकते हैं इतने पहाड़ पर। तो ऐसे बच्चे को भी आइडेंटिफाई करना है। फिर है लैंग्वेज फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, इंटेलेक्ट फैक्टर हो गया, अब लैंग्वेज फैक्टर में। तो लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फाउंडेशन अपॉन विच कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटीग्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग नॉलेज टेक्स प्लेस। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चे में तो कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाएगा। अगर लैंग्वेज का फाउंडेशन बढ़िया नहीं हुआ है, अच्छा से नहीं बोल पाता है, तो उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कम हो जाएगा। इंटीग्रेट करना, दो स्किल को इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी बात, अपनी इच्छा को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता है। अपनी इच्छा को पहुंचाने के लिए देखते हैं हम लोग अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं वर्ड का। अब किसी से कुछ लेना है तो हम उसको खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो राजा हो, 10 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, पैसा दे दो, कर्ज दे दो, सूद पर दे दो, कुछ दे दो। तो इस तरह की बातों का जो शब्द का जो चुनाव करते हैं कुछ लेने के, तो ऐसे में जो है तो बहुत सारे बच्चे में लैंग्वेज की कमी होती है, वर्ड की कमी होती है, उसके पास वर्ड को रिट्रीव नहीं कर पाता है वो बच्चे। क्या कौन सा शब्द कहाँ पर बोलना है जिससे काम बन जाएगा। अब जैसे बहुत सा काम बनाने के लिए अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करते तो अगला आदमी खुश हो जाता है, आपका तुरंत अप्रूव कर देगा। आप किसी डीओ के पास गए कि सर देखिए ना, हम स्टडी लीव में जाना चाहते हैं, और अपनी बात को इस तरह से रखें कि वो खुश हो जाता है। उसको बताना पड़ेगा कि आप जो पढ़ करके जो आएंगे ये उनके सिस्टम को आगे बढ़ा देंगे, तब वो खुश हो जाता है, अप्रूव कर देगा। लेकिन आप कह दे इंटाइटल मोड में जाइएगा, ये सर स्टडी लीव देने का प्रोविजन है, आपको देना पड़ेगा, तो वो कहेगा कि ठीक है, डिस्कस लिख देगा, 5 पर डिस्कस। अब डिस्कस कर देगा, कलर के पास जाइए और कलर का अपना घुमाते रहेगा 1 महीना तक, फंसा देगा। तो आपकी एक शब्द का जो है आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। वही अगर जाके कहेंगे सर क्या बात है सर, आपका एक टीचर आपसे निवेदन कर रहा है उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, ताकि आप जैसे ज्ञानी की संग बैठ सके, आपके सामने कुर्सी पर बैठ सके, आपके तरह ज्ञान प्राप्त कर सके, तो क्या दिक्कत है? अरे थोड़ा सा हम एमएड करना चाहते हैं, जाओ अप्रूव्ड। ऐसे होगा, ऐसे काम करना। इसको चापलूसी नहीं कहेंगे, इसको अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करने की कला कहेंगे। चापलूसी अलग चीज है। जो गलत में भी हाँ में हाँ कर रहा है, अब वो पान खा करके कह रहा है कि थूकना चाहते हैं तो कहेगा अंगुलिये हाथे बढ़ा दिए, सर इसी में थूक दीजिए, हम बाहर फेंक देंगे। अरे हम टीचर न है, हम काहे फेंकने जाएंगे? वो जाकर उठ कर फेंकेगा पान का पिड़की अपना। तो इसको चापलूसी कहेंगे।
ऐसे पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीचर स्टूडेंट सब करते रहे हैं चापलूसी टीचर का, बैग उठा लिया। अरे बैग उठाने के लिए टीचर हम डिग्निटी, हम बैग क्यों उठाएंगे? चपरासी में गए, सर का बैग उठा लो, चलो कार में रखो इसको, कहेंगे हम। तो ये सब लैंग्वेज फैक्टर है। तो लैंग्वेज पर कमांड बच्चे में जनरली नहीं हो पाती है। तो टीचर उनको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे कैसे लैंग्वेज की सहायता से अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिंथेसाइजिंग कर सकते हैं, एनालाइजिंग कर सकते हैं। तो देयरफॉर डिफिसिट इन लैंग्वेज कैन हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न एंड फंक्शन कॉम्पिटेंटली एंड कॉन्फिडेंटली एज ही इंटरेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर लैंग्वेज का डिफिसिट है, लैंग्वेज की कमी है, भाषा का अभाव है, अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव नहीं करना जानता है बच्चा, तो ऐसे में उसका जो है एबिलिटी जो है प्रोफाउंडली डिग्रेड करेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएगा कि वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करें। तो ऐसे में टीचर को देखना होगा कि हम लैंग्वेज के क्षेत्र में क्या करिकुलम में एडेप्टेशन कर सकते हैं। उसी तरह से डिफिकल्टीज में arise in a child language development resulting in a classroom symptoms. These language issue may arise from difficulty is non-verbal language, oral language. जैसे हम लोग का लैंग्वेज वो बहुत तरह का वर्बल है, नॉन वर्बल भी है। तो नॉन वर्बल में हम लोग जेस्चरल है, हम बॉडी से बात करते हैं। बॉडी का जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, ऐसे से किए, ऐसे से किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ये सब क्या है? बॉडी लैंग्वेज है। नॉन वर्बल है, जेस्चरल है, हम इशारा से कर दे रहे हैं उसको। वर्बल प्रॉम्प्टिंग दे सकते हैं बात से, फिजिकल प्रॉम्प्टिंग दे सकते हैं ठेल कर करके। तो इस तरह से लैंग्वेज है। किसी को कह दे कि जरा बगल में घिसको, हाथ से इशारा कर दिए, किसी को बोल करके भी किए। तो ओरल लैंग्वेज में हो गया आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये हुआ आपका ओरल लैंग्वेज। इसमें करिकुलम में आप अपना स्थान दें कि ओरल लैंग्वेज को कैसे एडेप्ट करें, लिसनिंग कैसे बढ़िया हो, स्पीकिंग कैसे हो बढ़िया। रिटन लैंग्वेज में हो गया रीडिंग एंड राइटिंग। तो दो तरह के लैंग्वेज को डिवीजन कर सकते हैं, ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। तो ओरल लैंग्वेज में हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग हो गया, और रिटन में है रीडिंग एंड राइटिंग। फिर है प्रैग्मेटिक लैंग्वेज भी एक है, प्रैग्मेटिक लैंग्वेज, जो चूंकि आप बीएड वगैरह किए हैं। तो प्रैग्मेटिक लैंग्वेज में है यूजिंग लैंग्वेज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस सच एज आस्किंग फॉर ए हेल्प। किसी से हेल्प मांगना चाह रहे हैं, तो अब कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं हेल्प मांगने के लिए? नहीं बताया अभी आपको। उसको अप्राइज करते हैं, उसको खुश करते हैं। तो खुश करने का लैंग्वेज होता तब मदद मिलेगा। जा करके हम इंटाइटल मोड में मदद नहीं ले सकते हैं, हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक लैंग्वेज, कि जैसा जरूरत पड़ा उसके अनुसार से अपने लैंग्वेज में एडेप्टेशन किया। तो वर्ड रिट्रेवल, अब वर्ड को कैसे अपने अनकॉन्शियस ब्रेन से निकालते रहते हैं, तो इस सब पर स्किल पर काम करना होगा। आर्टिकुलेशन, कैसे आप उसको उच्चारित करते हैं। अगर हम किसी बात को कहना है, अगर वर्ड जो है लव को कैरी करता है, या वो वर्ड जो है एंग्रीनेस को कैरी करता है, तो सबका अलग अलग है। अब जाकर आपको बोलते हैं ए जी तुमसे हम नाराज है, तो अगले को पता चल जाएगा कि सर मजाक कर रहे हैं। ऐसे कहीं नाराज थोड़ी होता है। लेकिन नाराज होते तो हम लोग निगेटिव वर्ड्स का रिट्रेव करते हैं, अनकॉन्शियस ब्रेन से निकालते हैं। तो उसके निगेटिव वर्ड में कौन कौन है? गाली। गाली हमारा क्या है? निगेटिव। ये गाली क्या है? इट इज ए लैकिंग ऑफ यूजिंग द इनएप्रोप्रिएट ग्रामर, दैट इज कॉल्ड गाली। गाली को दरभंगा में गाया भी जाता है, लेकिन उनका पर्पस अलग होता है। शादी के समारोह में देखते हैं गाली गाते हैं, उससे किसी को बुरा नहीं लगता है, खुशी मिलता है, हंसते हैं लोग। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आता है, दुश्मन को हमको इरिटेट करना है, तो हम गाली बक देते हैं, तो निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसका आर्टिकुलेशन अलग तरह से कर देते हैं। उसी तरह से रिसेप्टिव एफासिया और सेंसरी एफासिया, इस तरह का एफासिया अगर होगा, आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे में लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ऐसे बच्चे के लिए भी करिकुलम एडेप्टेशन की। फिर एक्सप्रेसिव एफासिया, जो बिहेवियर में एक्सप्रेस होता है लैंग्वेज, हमेशा गाली गलौज करता रहता है, तो वो क्या है? एफासिया का कह लीजिए। या बायलैंग्वेलिज्म, दो अर्थी शब्द का इस्तेमाल करता है। दो अर्थी शब्द जो अभी भोजपुरी गाना वगैरह में जो देखते हैं,
कि चने के खेत में चलो, चने के खेत में क्या होगा भाई, चना निकलेगा, खुट्टी करेगा, क्या होगा। तो ये सब जो है दुअर्थी बाइलिंगुअल जो है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जो है। फिर है मेडिकल फैक्टर्स है। मेडिकल फैक्टर्स में है व्हाइल टीचर्स आर नॉट आस्क्ड टू बी डॉक्टर्स, सर्टेन मेडिकल कंडीशन में मैनिफेस्ट सर्टेन सिम्टम्स इन द क्लासरूम। बहुत सारे बच्चे में क्लासरूम में ऐसे सिम्टम शो करते हैं कि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन टीचर, इसलिए टीचर का अहम रोल है। हम जो रोल ऑफ टीचर जब पढ़ाते हैं तो उसमें 1500 रोल हम आइडेंटिफाई किए हैं कि टीचर एज ए डॉक्टर भी है। टीचर सलाह देता है कि जाओ तुम फलना जो है दवा पी लो, सर्दी हो रहा है तो ये खा लो, ये दवा ले लो। तो इस तरह से जो है टीचर को इस तरह के रोल मिला है। तो फॉर द मोस्ट पार्ट वन वुड एज्यूम दैट एनी सीरियस मेडिकल कंडीशन मे हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड बाय द चाइल्ड्स पेडिट्रिशियन और पेरेंट्स। तो टीचर को सिम्टम नोटिस करना है कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो रेफर करेगा उसके पेरेंट्स को या किसी खास डॉक्टर को कि देखिए ना इसको ट्रॉमा आ रहा है, इसको जो है सर्टेन टाइम पर कन्वल्सन आ रहा है, एकाएक फिट्स लग जा रहा है, मिर्गी आ जा रही है, चप्पल सुखाने की जरूरत पड़ रही है, डॉक्टर्स के पास ले जाने की जरूरत पड़ रही है। तो मेडिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, तो जैसे देखिएगा ऑटिस्टिक चाइल्ड वगैरह में देखिएगा या मेंटल रिटार्डेड के केस में देखिएगा, तो सर्टेन इंटरवल पर उनको फिट्स आता है, उनको मिर्गी आता है, इपिलेप्सी आता है। तो इस तरह के बच्चे को टीचर को आइडेंटिफाई करना, इस तरह का सिम्टम शो करता है, तो उसको एक जो है पेडिट्रिशियन जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या पेरेंट को बताएंगे कि आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास इसको ले जाइए, बच्चे को में ये प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल की हेल्प की ज़रूरत है। तो अपने करिकुलम में मेडिकल का भी प्रोविज़न करना होगा कि टीचर को वी रेडी फॉर द एडवाइजिंग और कंसल्टिंग थ्रू मेडिकल अप्रोच, यानी मेडिकल मॉडल में भी आपको काम करना होगा एज ए डॉक्टर के रूप में। जैसे हम लोग डॉक्टर आकाश रंजन, यहाँ तो है डॉक्टरेट है, लेकिन हम लोग डॉक्टर हुए एक तरह से, चीर फाड़ कर देंगे समाज में जो भी प्रॉब्लम है उसका चीर फाड़ करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अरे डॉक्टर तो खाली फिजिकली ने फिट करता है, साइकोलॉजिकल जो है साइकेट्री फिट करता है, लेकिन टीचर को ये सारे क्षेत्र में चीर फाड़ की जरूरत है, सब में वो काम कर सकता है। आ जाता है किसी का, जिसके कारण से डिस्टर्बेंस आता है। However, certain more common medical problems that may impair a child's ability to function adequately in the classroom may include but are not limited to। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम भी आते हैं जो बच्चे को इम्पेयर करते हैं, उनकी एबिलिटी को, उनकी क्षमता का ह्रास कर देते हैं, उनको कमी कर देते हैं। ऐसे बच्चे का इंक्लूड तो कर सकते हैं हम, लेकिन हम उसको लिमिटेड, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आया तो उसको हो हल्ला मचाए हुए हैं। तो ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है? अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, किसी बच्चे में एकाग्रता नहीं बन पाता है, एक खास समय एक खास पॉइंट पर वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है, तो इसको हम कहते हैं अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, तो आप जब स्पेशल एजुकेशन जब आप कोर्स वगैरह करेंगे तो ऐसे के लिए सुझाव अलग से बनाया गया है, उसके लिए अलग अलग लेक्चर है, अलग अलग एक खास मॉड्यूल बनाया हुआ है जो अलग अलग पैकेज में करना रहता है। फिर विजन प्रॉब्लम, अब किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे बच्चे को एडेप्टेशन करेंगे, सबसे आगे बैठाएंगे, उसको आगे बैठा करके और देखेंगे देख रहा है कि नहीं, जो बात हम लिख रहे हैं बोर्ड पर वो स्पेलिंग वगैरह तो मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। अगर बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो नहीं जानता है, हो सकता है उसको दिखाई कम पड़ रहा हो, या टीचर जो है ठीक ठीक बोर्ड पर लिख नहीं पा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल उनकी उतनी अच्छी नहीं है, आई को ऐसा सटा दे रहे हैं कि लगेगा ये आई है कि क्या है, एल हो गया। तो ये सब चीज़ को नोटिस करना होगा टीचर को कि अगर बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो सिर्फ बच्चे की ज्ञान पर नहीं शक करना है, अपने एबिलिटी पर भी शक करना है कि हमने ब्लैक बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि नहीं, और हम पीछे जा कर के देखेंगे कि सबसे लास्ट में बेंच पर कि हमको दिखाई पड़ रहा है, अगर नहीं पड़ रहा है
तो साइट प्रॉब्लम है, तो बच्चे को, ऐसे बच्चे अगर कोई आइडेंटिफाई तो ऐसे सिम्टम दिखाते हैं तो उसको आगे बैठाएंगे या किसी आपको नेत्र चिकित्सक के पास उसको रेफर करेंगे कि इनका जो है आई टेस्ट कीजिए, इनका क्या दिक्कत है, अगर होगा तो चश्मा उसको लगेगा। विजन प्रॉब्लम जिसको होगा, उसी तरह से हेयरिंग प्रॉब्लम है, हेयरिंग प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत है, बोल रहे हैं आए, क्या कहे सर, क्या बोले सर, फिर से बोलिए तो, अरे सुन में नहीं कि सर, फिर रिपीट कीजिए, वो पहले क्या बोले थे सर, फिर से क्वेश्चन बोलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है। तो ऐसे बच्चे को भी हम आगे बैठा देंगे, फिर कान का टेस्ट करा सकते हैं ईएनटी के पास भेज करके कि देखिए इसका वह ऑडियोग्राम टेस्ट कराइए, देखिए इसका जो है कितना डेसिबल का जो है लॉस है, हियरिंग लॉस है, अगर लॉस है तो आइडेंटिफाई करके उसका सर्टिफिकेशन होगा। ऐसे बच्चे का जो है फिर हम हेयरिंग एड देंगे, हेयरिंग एड दिलवा देंगे कहीं से, डिस्ट्रिक्ट जो है रिसोर्स जो रूम होता है वहाँ से मिलता है, फिर जो है सिविल सर्जन ऑफिस से मिलता है, तो यहाँ से जाकर के हम देखें। फिर मस्कुलर प्रॉब्लम भी है, अब बैठने में है, मांसपेशिया का तनाव है। अब आपको हम जैसे क्लास ले रहे हैं, अब पीठ में हमको दर्द हो रहा है, अब दर्द हो रहा है पीठ में, तो हमारा ओरिएंटेशन क्या हो रहा है, माइंड का ओरिएंटेशन शिफ्ट हो जाएगा, दर्द है, दर्द क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई रोको, अब ज़्यादा मत बोलो। फिर उसी तरह से कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आँख जहाँ देख रहा है हाथ वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ऐसे बच्चे में देखिएगा ये आई हैंड्स कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, कलम उठा रहे हैं, कलम को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं, फाइन मोटर स्किल की उसकी कमी है, ग्रॉस मोटर स्किल की कमी है, सुई में जैसे धागा पैसा घुसाना है तो निखार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको नोटिस करना है, ये सब सिम्टम को नोट करना है। फिर है परसेप्चुअल फैक्टर्स, यानी बच्चा इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करता है, कैसे कॉन्सेप्ट को बनाता है। तो द लर्निंग प्रोसेस इज लाइक एन असेंबली लाइन थ्रू विच इंफॉर्मेशन रिसीव ट्रेवल्स। कह रहा है कि लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक असेंबली लाइन है, लाइन को जोड़ते रहना है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जोड़ कर करके, और तब इंफॉर्मेशन को रिसीव कराते हैं, परसीव कराते हैं। पाइप में पानी को दौड़ाना है तो पाइप अगर डिसकंटिन्यू रहेगा तो पानी लीक करेगा। उसी तरह से हम लर्निंग प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम असेंबलिंग करेंगे सब लाइन को, यानी कॉन्सेप्ट जो भी बनता है सारे कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट पर दूसरे कॉन्सेप्ट पर बिठाते जाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन तीसरी इन्फॉर्मेशन, इस तरह से तब हमारे एक लाइन सेगमेंट बनता है। उस लाइन से बच्चा कॉन्सेप्ट को फॉर्मेशन करता है, तब परसीव करता है। तो इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन सम मैनर एंड इज फिल्टर्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। करा इंफॉर्मेशन जो हम लोग प्राप्त करते हैं किसी तरह से, उसको हम फिल्टर करते हैं, छानते हैं, छान कर करके और सीरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में उसको गुजारते हैं, और तब हमारा इंफॉर्मेशन क्या होगा, हमारे ब्रेन के रजिस्टर में वो जाकर के नोट हो जाता है, रजिस्टर में सरिया देता है। हमारे जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखिए, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो इस सब में ड्राइव जो है, तो ब्रेन में भी हमारा जो है रिपोजिटरी है, हमारा ब्रेन में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो न्यूरॉन सेल से बने हुए हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है जाके अरेंज हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस से उस इंफॉर्मेशन को, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन बस भी हैं, जो जैसा जरूरत हुआ, वर्ड की जरूरत हुआ, उसको इंडिकेट पॉइंटर हमारा ब्रेन जो है जाकर के उसको पॉइंट करेगा, हर रजिस्टर में खोजेगा फटाफट, लेकिन बड़ी फास्ट होता है, और खोज करके तुरंत रिट्राइव कर करके हमको उसे वर्ड को दे देता है। तो कॉन्सेप्ट जैसा जरूरत है उसके अनुसार से हम लोग उसको परसीव करते हैं। तो एज इंफॉर्मेशन प्रोग्रेसेस अलोंग दिस असेंबली लाइन, it is given meaning and organized in some fashion and then expressed through a variety of responses। करा कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग जो प्राप्त करते हैं उसको फिर हम लोग एक प्रोसेस करते हैं असेंबली लाइन से। असेंबली लाइन से प्रोसेस करने के बाद हम उसका मीनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक खास पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसको फिर एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आवर वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्स। कोई बच्चा को क्या बोल लेना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो ये सब जो है परसेप्चुअल फैक्टर्स की में आता है।
तो ये करिकुलम में हमको परसेप्चुअल फैक्टर पर भी कैसे काम करना है, तो ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं। बाद में जब हम इसको वर्किंग फंक्शनल करिकुलम पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो व्हेन वी इवेल्युएट ए चाइल्ड्स परसेप्चुअल एबिलिटीज़, अगर किसी चाइल्ड का हम परसेप्चुअल एबिलिटीज़ को इवेल्युएशन कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग टू सी इफ देयर इज अ डेफिसिट in some area of learning process that may be showing down the processing of information, thereby interfering the child's ability to receive, organize, memorize और express information। तो जब हम इवेल्युएशन करते हैं चाइल्ड का परसेप्चुअल एबिलिटी का, तब हमको पता चलता है कि बच्चे कैसे उसकी एबिलिटी में रिसीविंग एबिलिटी जो है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, मेमोराइजिंग एबिलिटी है, एक्सप्रेसिव एबिलिटी है, ये सब कैसे प्रभावित हो रहा है। फिर है सीवियर डिफिशिट इन द लर्निंग कैन हैव एडवर्स इफेक्ट अपॉन द चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपकी लर्निंग में डिफिशिट हो रहा है, बच्चे ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये चाइल्ड का परफॉर्मेंस क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका गिरने लगेगा। उसी तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। बोर होइएगा तो बोलिएगा कुछ, फिर इसमें कहानी वानी भी सुनाने लगेंगे। ये समझिए कि एक तरह से बीएड एमएड का क्लास चल रहा है। द टेंशन इज ए फैक्टर दैट आर प्रेजेंट इन मेनी चिल्ड्रेन एंड द ग्रेटर द टेंशन द ग्रेटर द इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न। अगर किसी बच्चे में टेंशन ज़्यादा है तो वो टेंशन क्या करेगा, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो बच्चा जो है उसकी जो है चाइल्ड्स की एबिलिटी जो है समाप्त हो जाएगी, कम होने लगेगी। तो टेंशन को रिलीज करने के लिए हम लोग म्यूजिक थेरेपी कराते हैं, प्ले थेरेपी कराते हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं जाओ खेल करके आओ, गेम खिलाते हैं। मेंटल गेम भी होता है, फिजिकल गेम भी होता है, म्यूजिक भी कराते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको मतलब साइकोलॉजिकल मतलब कि एडेप्टेशन कर करके उसको हम बढ़ा सकते हैं। एज टेंशन राइजेज इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स एबिलिटी to concentrate, focus, remember and store information, participation and keep things in perspective and remain patient। तो करा कि टेंशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी एबिलिटी जो है, कंसंट्रेशन की एबिलिटी कम होती जाएगी, फोकस कमता जाएगा, रिमेंबरिंग प्रॉपर्टीज कमती जाएगी, इंफॉर्मेशन स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पार्टिसिपेशन कमता जाएगा। देखिएगा चार जो है बच्चे जो है अपने अलूफ रहने लगेंगे, अलग अलग अकेले में रहने लगेंगे। तो ये सब फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसको आप सिम्टम के रूप में स्कूल में आप देख सकते हैं बच्चे में। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू ए चाइल्ड्स डिसफंक्शन इन ए स्कूल मे इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू क्लिनिकल डिप्रेशन। अब बच्चा कोई क्लिनिकल डिप्रेशन में है तो उसको हम नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसको क्लिनिकल डिप्रेशन है तो उसका तो उपाय है कि आप मेडिकेशन करवाइए, मेडिकेशन के कारण मेडिकेशन से वो ठीक हो सकता है। साइकोलॉजिकल थेरेपी करा करके साइकेट्रिक से जा करके मिल करके उसको कुछ करा सकते हैं। या किसी बच्चे में मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया है, मेंटल डिसऑर्डर है, फ्रेजाइल सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, प्रोफेसर सिंड्रोम है, रैट सिंड्रोम है, इस तरह के अगर कोई मेंटल आती है या सेरेब्रल पाल्सी है तो मेंटल इलनेस है तो उसका तो अलग से उसका रेफरल प्रोग्राम है, उसका अलग प्रोग्राम है, उसका अलग करिकुलम है, उसका अलग पढ़ाने की विधि है। या एंग्जाइटी हो, बहुत चिंता है तो चिंता का बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। कुछ चिंता तो ठीक है, पॉजिटिव एंग्जाइटी भी होती है, निगेटिव एंग्जाइटी भी होती है। उसी तरह से पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, व्यक्तित्व उसका जो है बिखरा बिखरा है, कंबाइंड नहीं है, जैसे तैसे जिगजैग है पर्सनालिटी, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जा रहा है, कभी इंट्रोवर्ट हो जा रहा है, कभी फ्रेजाइल है उसका पर्सनालिटी, कोई अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो करता है, कभी डिसऑनेस्ट है, लॉयल नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। फिर ईटिंग डिसऑर्डर भी है, खूब खा रहा है, खूब भुंजा है, मुढ़ी है, स्कूल में दमा दम दे रहा है, खिचड़ी खा रहा है, भात खा रहा है, घर में भी आ रहा है तो खा रहा है, ज़्यादा खा रहा है, या कोई खा ही नहीं रहा है। खाने का कब समय है, उस समय खाना नहीं चाहिए, क्लासरूम में ही फाँक रहा है।
लंच के समय में खाना नहीं खा रहा है, क्लासरूम में खा रहा है, तो ये सब ईटिंग डिसऑर्डर में तो ऐसे सिम्टम बच्चे शो करते हैं। तो आपको नोटिस करना है बहुत सारे ऐसे फोबियाज हैं। फोबियाज के कारण आवाज़ मिल रही है ना आप लोग को, कैसा तो नहीं है हम कि सिर्फ मोबाइल से बात कर रहे हैं, कहीं बीच बीच में जो है इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्शन हो रहा है, एक आध गो मैसेज कोई लिखिएगा तो पता चल जाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में और भी हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, साइकोसेक्सुअल डिसफंक्शन है, सब्सटेंस एब्यूज है, स्लीप डिसऑर्डर है, ब्रीफ सिचुएशनल डिस्टर्बेंस है और एडजस्टमेंट रिएक्शंस है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंजाइटी है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है। तो ये सब अलग अलग तरह के टर्म हैं जो स्पेशल एजुकेशन वगैरह में आपको, जो स्पेशल एजुकेशन वगैरह पढ़े होंगे तो उनको ये सब थोड़ा सा, खैर अभी इसको आप खाली सुन लीजिए। सोशल फैक्टर में आप आइए। वाइल सोशल स्टेटस इज ए क्रूशियल फैक्टर एट मेनी एजेज, इट बिकम्स मोर ऑफ ए फैक्टर एज वन अप्रोचेज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। जब एडोलेसेंस में जब बच्चा होता है तो उनको सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। किशोरावस्था एकदम आंधी तूफान की जो जो अवस्था होता है किशोरावस्था, उस अवस्था में सोशल फैक्टर्स ऐसे में देखिएगा कि बच्चे में डेविएशन बहुत होता है, फिजिकल डेविएशन भी होता है और मेंटल डेविएशन भी होता है। तो सोशल फैक्टर में सोशल प्रेशर एंड पीयर इन्फ्लुएंस समटाइम्स क्रिएट एन इम्बैलेंस इन ए चाइल्ड फंक्शनिंग। सोशल प्रेशर है, अब घर के अगल बगल के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चा ये आईआईटी करना चाहिए, आईआईटी में होना चाहिए, इसको एनआईटी में होना चाहिए, या पीयर कोई कह रहा है कि भाई ऐसे हो वैसे हो, तो हम ऐसे बनेंगे, हम वैसे बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। तो इस तरह का पीयर का इन्फ्लुएंस है, तो कभी कभी बच्चे की एबिलिटी को प्रभावित करती है, इम्बैलेंस करती है, बच्चे में स्थिरता का अभाव हो जाता है, बच्चे जो है अपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन कुछ और है, बच्चे की नीड अलग है, बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, और वो प्रेशर पीयर का प्रेशर अलग है। तो दिस इम्बैलेंस में ऑफन रिजल्ट इन लोअर अवेलेबल एनर्जी फॉर स्कूल रिलेटेड इशू बिकॉज ऑफ द इंटेंस नीड फॉर एनर्जी टू कोप अप विथ हिज सोशल वर्ल्ड और सोशल कन्फ्लिक्ट। कह रहा कि ऐसे अगर प्रेशर रहेगा, सोशल प्रेशर रहेगा, तो बच्चे में एनर्जी का अभाव हो जाएगा, वो स्कूल में बहुत मुरझाया हुआ दिखेगा, लगेगा कि वो आया तो है स्कूल में, धन से तो आ गया है लेकिन मन से नहीं आया है, पैसा भी खर्च किया, धन भी लगाया आने में, टेम्पू से आया है, बाइक से आया है, कार से आया है, लेकिन मन नहीं लगा रहा है। तो ऐसा बच्चा मन नहीं लगा रहा तो उसका कारण क्या है भाई? तो पीयर इन्फ्लुएंस हो सकता है, सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि वो अपने जो है सोशल कन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, उसको सही से समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, डायलेमा में है, दुविधा में है कि क्या करे क्या ना करे। तो सोशल फैक्टर्स विच मे लोअर अवेलेबल एनर्जी एंड रिजल्ट इन एकेडमिक डिसफंक्शन इंक्लूड पीयर रिजेक्शन। अगर ऐसे बच्चे में एनर्जी कम जाएंगे, सोशल प्रेशर रहेगा, पीयर प्रेशर रहेगा, तो तब ऐसे बच्चे जाते पीयर रिजेक्शन करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दोस्त आया तो जाओ यार अभी बात करने का मूड नहीं है, यानी पीयर को रिजेक्ट कर रहे हो, उसके साथ समय नहीं दे रहे हैं, नहीं बातचीत करना पसंद कर रहे हैं। उसी तरह प्री ऑक्यूपेशन विथ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अब कोई लड़की है, लड़का से नहीं बात करना चाह रहा है अपने बॉयफ्रेंड से, या कोई लड़का है वो अपनी लड़की से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसको प्रेशर को रिलीज करने का कुछ न कुछ तरीका होना चाहिए, जैसे आप उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंगेज कर सकते हैं, डांस एंड ड्रामा में इंगेज कर सकते हैं, गेम डिज़ाइन कर करके उनको गेम में या लीडरशिप में या कोई स्कूल के कुछ फंक्शन का जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंक्लूड कर करके आप उसका जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, एडेप्ट कर सकते हैं। लो सोशल स्टेटस, कभी कभी जो छोटे घर के बच्चे होते हैं, छोटे घर का मतलब है कि इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक जिसका कम है, पैसे कम है, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, रहने को अच्छा घर नहीं है, अच्छा टिफ़िन बॉक्स नहीं है, अच्छा बैग स्कूल बैग नहीं है, अच्छे ड्रेस नहीं है, अच्छे शूज़ नहीं है, अच्छे टाई नहीं है, अच्छे मतलब कि अपीयरेंस के लिए जो जो फैशन का जो सब चीज़ है वो सब नहीं है,
तो ऐसे बच्चे जो है लो स्टेटस जो है, लो सोशल स्टेटस वाले बच्चे का भी परफॉर्मेंस बराबर करता है। इसलिए देखते हैं बहुत सारा जो वाइज महिला होती है, माँ होती है, वो बच्चे को अपने गरीब रहती है लेकिन बच्चे को इसलिए वो सब चीज़ देती है। माँ भूखी रह जाती है लेकिन बच्चे को अपना खिलाना चाहती है। इसका यहाँ पर यह भी कारण कि बच्चे में हीन भावना ना पैदा हो जाए कि हम गरीब हैं। अगर हीन भावना एक बार पैदा होगा, निगेटिव इमोशंस एक बार माइंड में आ गया, तो वो सब डिस्टर्ब करता है पर्सनालिटी को। या सोशल विक्टिमाइजेशन, समाज किस तरह का विक्टिम बना दिया उसको, राइट, फलना है, ब्रांडिंग कर दिया उसको, लेबलिंग कर दिया उसको, फला वो है, वो चमड़वा का बेटा है, और दूसरा का बेटा है, वो पंडितवा का बेटा है, वो ललवा का बेटा है, वो भूमिहड़वा का जो बेटा है। ऐसे से जो है विक्टिमाइजेशन, सोशल विक्टिमाइजेशन करते हैं। वो रजपूतवा का लड़कियाँ बड़ी छिनार है, ऐसे ऐसे सब देखिएगा सोशल विक्टिमाइजेशन करती है। वो बनिया, वो एक नंबर का खच्चर लड़की है जसवाल। ऐसे ऐसे जो सोशल विक्टिमाइजेशन करते हैं, इससे बच्चे के मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और उनकी एबिलिटी कमता जाता है। उसी तरह से है एस्केपो गोट। एस्केपे गोट एक टर्म है जिसका अर्थ होता है ए पर्सन मेड टू बियर ब्लेम। हमेशा उस पर ब्लेम लगाया था, यही किया होगा। स्कूल में कुछ अगर चोरी हुआ, अरे उसको पूछे ना, वही चोर है। तो इस तरह का ब्लेम जो सहता है बच्चा, तो ऐसे बच्चे की भी क्षमता कमती जाती है। फिर है डिफिकल्टी विथ सोशल इंटीमीडिएशन। अगर बच्चे में सोशल इंटीमीडिएशन नहीं कर पाता है, एक दूसरे को मतलब कि बीच में जो सेतु होता है उस सेतु को नहीं बांध पाता है, पुल को नहीं जोड़ पाता है, तो ऐसे में बच्चे की जो है प्रॉब्लम बढ़ती है और ऐसे बच्चे स्कूल परफॉर्मेंस उनके गिरने लगते हैं। विक्टिम ऑफ बुल्ली बिहेवियर। अब किसी को खूब गाली बक रहा है कोई, हरामजादा, ये भूसरी वाला, ये बहनचोद, ये सब करते रहते हैं जनरली बच्चे आपस में। तो अगर किसी बच्चे को ज़्यादा इसका शिकार होना पड़ रहा है, ज़्यादा गाली सुनते सुनते उसका जो है गाली गलौज कर सुनने से उसका दिमाग उसका जो है खराब हो जाता है, ऐसे बच्चे का भी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगता है। फिर सोशल कंट्रोल इश्यूज, द नीड टू बी कंट्रोल। जो भी सोसाइटल इश्यूज है उसको भी टीचर जो है समय से नोटिस कर करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है। फिर पीयर कंपटीशन, पीयर के साथ आपस में प्रतिस्पर्धा होता है, हम आगे बढ़ जाए तो हम आगे बढ़ जाए, हम टीचर के प्रेमी ज़्यादा हो जाए, हम टीचर के निकट ज़्यादा हो जाए। तो ऐसी पीयर कंपटीशन जो है, सोशल फैक्टर्स जो है, जो मानसिक क्षमता को घटा देते हैं। चूँकि अभी हम लोग देख रहे हैं कंपटीशन की ही दुनिया चल रही है, एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए। चूँकि हम वायलेंस अप्रोच में चल रहे हैं। कंपटीशन क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ वायलेंस। कंपटीशन का मतलब है कि कंपीट करना है किसी को धक्का मार करके, रेस लगा हुआ है, रन फॉर यूनिटी नॉट रन फॉर आपको निकलना है, सिर्फ विजेता खाली आपको बनना है। ऐसी शिक्षा हम टीचर दे रहे हैं कि तुमको खाली आगे निकलना, अरे सबको साथ निकलना है, ऐसी शिक्षा देनी होगी। पीयर कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, पीयर के साथ एक साथ चलना चाहिए, एक साथ मूविंग। या सोशल आइसोलेशन, कुछ ऐसे बच्चे हैं या उसके परिवार हैं, उनका जो परिवार अलग थलग है, सोसाइटी में कोई उसके घर न जा रहा है न आ रहा है, सोशल आइसोलेशन में है। तो ऐसे बच्चे का भी परफॉर्मेंस। या सोशल ओवर इंटेलिजेंस, किसी परिवार में देखिएगा कि उसके घर में नेता ऐसा बने हुए हैं परिवार के लोग कि भर दिन उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है, भीड़ भड़का लगा हुआ है नेताजी के यहाँ या डीएम के यहाँ या जिसके भी यहाँ ऑफिसर के यहाँ भी लोग तांता लगाए हुए, सुबह से शाम तक आदमी आ रहा है जा रहा है, घर में चाय बन रहा है, चूड़ा भूंजा रहा है, मटर भूंजा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, बच्चे को लेबर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जाओ जाके चाय दे करके आओ, जाओ जाके चाय कप के उठा कर लेते आओ, जाओ जो थरिया खा लिए है उसको जाकर धो कर रखो। तो इस तरह का ओवर इंटेलिजेंस, ऐसे परिवार अगर ओवर इंटेलिजेंस है तो उनके बच्चे का भी ये प्रॉब्लम आएगा, उनको भी इस तरह के जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगती है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम, अब इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं, इट वुड बी हेल्पफुल एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर टू ट्राई टू डिटरमाइन विच ऑफ दीज एरियाज अफेक्ट ईच ऑफ योर स्टूडेंट। तो टीचर को फाइनली ये जो है
ये सब चीज़ पर अगर नोटिस करते हैं तो ये आपको मदद करता है बिगिनिंग में ही, सेमेस्टर के बिगिनिंग में ही, कि आप अपने को कैसे डिटरमाइन करें कि इस सब एरिया में कैसे हम काम करें ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो पहले ही सेमेस्टर शुरू से होने से पहले आपस में इस तरह का डिस्कशन या वर्कशॉप या इस तरह से डिज़ाइन करना होगा। वंस यू हैव डिटरमाइंड दिस, यू मे नीड असिस्टेंस फ्रॉम द अदर स्टाफ्स। अगर आपने इस तरह का आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने ऐसा पता कर लिया है कि इस तरह के इशू आने वाले हैं, तो आप डिस्कस कीजिए अपने कलीग से, अपने और उससे असिस्टेंस लीजिए, जो कि आपको सबके मिल कर करके कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके करिकुलम में ऐसा एडेप्टेशन करेंगे कि ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये जो है देखिएगा, टाइम का जो है इसमें पता नहीं चल रहा है, आप लोग बता सकते हैं कितना टाइम हुआ अभी। तो अब आएगी, देखिए अब तो हम पूरा थ्योरेटिकल बात पर बात कर लिए, अब मेन बात है करिकुलम एडेप्ट करेंगे कैसे, एडेप्टेशन कैसे करेंगे। हालांकि ये 2 लेक्चर होना चाहिए था, 1-1 घंटे का 2 अलग अलग लेक्चर होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ी सी बात इसमें कहना चाहेंगे कि अब जो है करिकुलम एडेप्टेशन का जो दूसरा भाग है, कि अभी तो हम बात किए सिर्फ, अब करेंगे कैसे उस पर बात करेंगे कि कैसे करिकुलम का एडेप्टेशन करते हैं। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लर्निंग डिसेबिलिटी को सेलेक्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के कोई बच्चे हैं, उसमें करिकुलम को हम डिज़ाइन एडेप्टेशन करेंगे, उससे आपको थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा कि कैसे उसकी ज़रूरतें को पूरा किया जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स इन्वॉल्व इन एडेप्टिंग करिकुलम, अब पहले समझना होगा कि क्या क्या इंक्लूड हम कर सकते हैं करिकुलम एडेप्टेशन करने के लिए। तो पहला है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। हम अपने इंस्ट्रक्शन को, स्ट्रैटेजी को वो बनाएंगे, पीठ दर्द करने लगता है बैठे बैठे, समझे। अपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी को हम कैसे चेंज करें। इट रेफर्स टू ए चेंज इन ए वे टीचर टीचेज, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं उस पढ़ाने का जो तरीका है उसमें कैसे बदलाव लाए, कैसे बदले, ताकि हमारा टीचिंग क्या होगा, इफेक्टिव हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अच्छे से समझा सके। उसमें आ जाएगा जेस्चरल, यानी फिजिकल अपीयरेंस, बोलने समय आँख आपका लड़के को देख रहा है कि नहीं, आपका हाथ जो इशारा कर रहा है कि नहीं, कुछ जो वर्ड है जिसको हम लोग जो है उंगली से भी समझा सकते हैं। साइन लैंग्वेज, यानी साइन लैंग्वेज हमारे बॉडी के जो साइन है उसके अनुसार से। अब जैसे गुस्सा होते हैं तो हमारा आँख लाल पीला हो जाता है, चेहरा उदास हो जाता है, गुस्से में तमतमा जाते हैं, तो जेस्चर में ये सब आता है। फिर विजुअल और वर्बल इंस्ट्रक्शन, क्या क्या हम दिखा करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्या क्या हम बोल के दे सकते हैं, क्या क्या जेस्चर से दे सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से। तो ये सब है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, तो उसमें बदलाव हम लाएंगे। फिर है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्ट्रैटेजी हो गया, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो डिजाइनिंग मटेरियल विथ फीचर्स दैट अपील टू सेंसरी मोडालिटीज अदर देन विजुअल ऑडियटरी। कह रहा कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो मटेरियल हो उस तरह से हम डिज़ाइन करें, उसमें इस तरह का अपील होना चाहिए सेंसरी मोडालिटीज़ के, कि हमारा सेंस अपने आप उसको कैच कर ले, एकाएक देख ले। अगर कोई सुंदर चीज़ होता है तो तुरंत आंख उस पर चला जाता है, अगर सुंदर स्वादिष्ट भोजन होता है तुरंत जी लपलपाने लगता है, तुरंत लार गिरने लगता है, या मिल जाता तो बड़ा बढ़िया आता है। तो उसी तरह का ऐसा आपको मटेरियल को डिजाइन करना है जो अपील हो, उसमें वो खींचे, आदमी को अट्रैक्ट करे कि आओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। उसमें विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है। ऐसा कोई आप जो है चित्र भी बना कर दिखा सकते हैं, या ऐसा कोई आप ऑडियो बना करके भी। फिर है करिकुलम कंटेंट, करिकुलम में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स, मैथमेटिक्स असाइनमेंट एटसेट्रा। कह रहा कि लर्निंग डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है उसका अगर हम करिकुलम को एडेप्ट करते हैं तो उसमें कह रहा है कि रिड्यूसिंग वोकेबलरी। अब बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर है,
बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है तो ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्फासिया है, एफासिया है, तो ऐसे बच्चे को तो हम कुछ मटेरियल को तो कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं ना, तो ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स को रिड्यूस करना है। फिर मैथमेटिक्स से जो असाइनमेंट देते हैं जो नॉर्मल बच्चे को, उस उतना असाइनमेंट देकर थोड़ा कम करेंगे। फिर असेसमेंट प्रैक्टिसेस तो अल्टरेशन कर देंगे। अल्टरेशन माने चेंज, हम जो असेसमेंट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, तो उसमें अल्टरेशन करेंगे। तो अल्टरेशन क्या करेंगे? तो अल्टरेशन इन द वे इन विच ए टीचर गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लर्नर इन हिज क्लास। कह रहा कि हम जो इंफॉर्मेशन बच्चे से जो प्राप्त करते हैं, उसके जो लिखने के स्टाइल से, उसके जो एग्जामिनेशन का बुक का कॉपी का जो इवेल्युएशन करने के बाद इंफॉर्मेशन अति लाते हैं, उसमें कुछ चेंज करेंगे। तो करें एडेप्टिंग करिकुलम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड व्हेन वर्किंग विद स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स इज दैट दे कैन लर्न। हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमारा करिकुलम ऐसा हो कि हमारा स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, वो पूरा सीख जाए। इन मेनी केसेस, बहुत सारे केस में आप देखेंगे, इट इज़ नॉट द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज दैट काउज प्रॉब्लम्स, बट रैदर द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सेज, रिक्वायरमेंट्स एंड लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ज़्यादातर केस में देखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ये सब जो है, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब पर निर्भर करता है, रिस्पॉन्स पर, कैसे टीचर प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। द नीड टू लर्न हाउ टू अडेप्ट मटेरियल इज क्रूशियल व्हेन वर्किंग विद दिस पॉपुलेशन। कह रहा कि अब ऐसे बच्चे को जो करिकुलम है, जैसे हम नंबर सिस्टम को लेते हैं, नंबर सिस्टम सिखाना, मैथमेटिक्स सिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर सिखाते हैं। अब बच्चे जो है, एक हुआ देख करके विजुअल उसका परसेप्शन बनेगा, एक हुआ टेक्टाइल, उसको छू करके, हर चीज़ को हम लोग छूना चाहते हैं, छू करके देखेंगे तो बॉडी अपने आप एक्सेप्ट करेगा। तो एक को जब हम लिखेंगे, जैसे पेन से आप कॉपी में लिख दिए 1, तो बच्चा का परसेप्शन उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। लेकिन एक सिंगल सिलाई का तिनका ले करके उसको एक वहाँ पर रख देंगे और उसको वहाँ साट देंगे और उसको लिख देंगे नीचे में 1, 2 जहाँ पर लिखे 2 तिनका साट दिए, 3 लिखे 3 तिनका साट दिए, यह बटन है, ये शर्ट का बटन है, उसको साट दिए, या बालू का या पत्थर का छोटा छोटा रंग करके उसको लगा दिए। तो जब टेक्टाइल, जब बच्चा छुएगा तब उसका जो है परसेप्शन बहुत दृढ़ होगा। तो लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चे को इस तरह से हम लोग उसमें एडेप्टेशन करें। एक तो लिख रहे हैं, नॉर्मल करिकुलम में एक लिखा है, लेकिन जब स्पेशल करिकुलम या करिकुलम को एडेप्ट करेंगे तो एक के जगह पर बगल में वहाँ पर क्या करेंगे, एक माचिस का तीली भी वहाँ पर साट देंगे फेविकॉल से। तब क्या होगा, वो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि ओ 1 तिनका है 1 है, 2 तिनका है 2 है, 3 है 3 है, या 2 बटन लगा करके। तो इस तरह से हम एडेप्टेशन करते हैं अपनी करिकुलम में। These adaptation offer them a better chance to of success and task completion। अब ऐसे बच्चे टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, उनको बड़ा इंटरेस्ट होगा छू कर करके। टच स्किन, ये सेंस ऑफ, जैसे सेंस ऑफ टच, हमारे एपिडर्मिस जो व्याकुल रहते हैं टच करने के लिए। नहीं देखते हैं मेला वाला में सब आदमी एक दूसरे को धक्का मारता है, काहे धक्का मारता है, ये इसकी अपील है, ये आपको स्किन का, एक दूसरे को ठोकर लगाना, रगड़ना, घसना। मैथुनी संसार है, मंथता है, समुद्र मंथन जैसे हुआ वैसे ही आदमी अपने शरीर का भी मंथन करता है। तो हु गेट्स करिकुलम एडेप्टेशन, कौन करता है, कौन करवाता है करिकुलम एडेप्टेशन? द चांसेस आर दैट इफ यू आर वर्किंग इन ए रेगुलर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, you will come into contact with high incidence disabilities. These may include learning disability, mental retardation, emotional disabilities, other health impairment, attention deficit, hyperactive disorder। इस तरह के बच्चे की भी आपकी उम्मीद है कि आजकल तो नॉर्मल इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, नॉर्मल स्कूल में ही सारे बच्चे को पढ़ाना है, स्पेशल चाइल्ड भी नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको इस तरह के कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिसको आप में उसमें जो है करिकुलम एडेप्टेशन करना पड़ेगा।
द टीचर्स शुड बी अवेयर दैट नॉट ऑल टेक्निक्स विल वर्क विथ ऑल स्टूडेंट्स। एक ही टेक्निक सब स्टूडेंट पर काम नहीं करता है, ये बात दिमाग में रखना होगा। तो हर बच्चे के लिए टेक्निक्स का बदलाव करना जरूरी है, यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की ज़रूरतों को पूरा हो सके। बट ट्राई एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। दिस टेक्निक्स शुड क्रिएट ए बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे। पहला उसमें देखिए, ए मेक एडजस्टमेंट इन द टाइप, डिफिकल्टी, अमाउंट एंड सीक्वेंस ऑफ मटेरियल। अब एडेप्टेशन कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट में मेक एडजस्टमेंट इन द टाइप, किस टाइप का बच्चा है, उसकी डिफिकल्टी क्या है, कितना अमाउंट में उसको क्या देना है, सीक्वेंस ऑफ मटेरियल, और मटेरियल को कैसे हम सीक्वेंस में रखें, क्या पहले सिखाएं क्या बाद में सिखाएं, ताकि ये बच्चा जो है इस तरह से सीख पाए। गिव शॉर्टर बट मोर फ्रीक्वेंट असाइनमेंट। छोटा छोटा असाइनमेंट दीजिए लेकिन फ्रीक्वेंटली देते रहिए। असाइनमेंट बहुत बड़ा मत दे दीजिए, उसको बड़ा कर लेकर रख देगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे टास्क अगर देते हैं आप तो उसको जो है वो ज़्यादा करेगा, उसको फ्रीक्वेंटली कर दीजिए। एक जैसे कि टास्क दे रहे हैं, बड़ा टास्क दे रहे हैं, उसमें टाइम पीरियड दे रहे हैं कि आप जाओ कल भर पूरे दिन में बना के लाना। एक छोटा सा टास्क दीजिए, उसको कहीं अभी बना दीजिए, फिर छोटा दीजिए अभी बना दीजिए। तो इस तरह से उस मतलब बड़े पैकेट को छोटे छोटे, वो स्लाइस ब्रेड है ना, ब्रेड है तो उसको स्लाइस में काट काट के देना है। तो इस तरह से टास्क को बहुत बड़ा नहीं देना है। एक के बारे में 5 क्वेश्चन मत लिखने दीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन दीजिए, उसको आंसर कर देगा, फिर दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए, ऐसे ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है टास्क को। दूसरा है शॉर्टर द लेंथ ऑफ द असाइनमेंट टू इंश्योर ए सेंस ऑफ सक्सेस। जब आप शॉर्ट कर दीजिएगा टास्क को, छोटा छोटा कर दीजिएगा, तब इंश्योरेंस बढ़ जाएगा उसका, सेंस ऑफ सक्सेस का, ज़्यादा संभावना है कि वो ज़्यादा सफल हो जाएगा उसमें। इसी कारण से देखिए कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पर हम लोग आए। कॉपी चैप्टर ऑफ टेक्स्ट बुक सो दैट द चाइल्ड कैन यूज ए हाईलाइटर पेन टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। करा कि चैप्टर्स जो है उसको छोटे छोटे फोटोकॉपी कर दीजिए टेक्स्ट बुक का, हर चैप्टर का। एक बार में उसी चैप्टर को लेकर के आइए क्लास में पढ़ाने के लिए, पूरा बुक लेकर मत आइए, चैप्टर लेकर आइए, उस बच्चे को लेकर ये तो 2-4 पन्ना का तो है ही है, आराम से सीखा जा सकता है। अब मोटा किताब लेके आते डर जाता है बच्चा, तो उसको करा के टेक्स्ट बुक का आप कॉपी कर लीजिए चैप्टर का, और चैप्टर बच्चे को भी कह सकते करने के लिए, और उसको हाईलाइटर दे दीजिए कि देखो मेन मेन पॉइंट क्या है, इसको जरा हाईलाइट कर दो। इतने में लर्निंग हो जाएगा उसको। देखिए पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन किस माध्यम से, हाईलाइट, कलर दे दिए उसको, कलर रंगने वाला, कहेंगे जरा सा मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट करो, तो उसी दौरान बच्चा पढ़ लेगा। हम उसको पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइटर के माध्यम से उसको पढ़ा देना है। ये दिस इज द एडेप्टेशन। मेक श्योर दैट द चाइल्ड डेस्क इज फ्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी मटीरियल। जिस डेस्क पर बच्चा बैठा हुआ है उस डेस्क पर देखना है कि बहुत सारे अननेसेसरी मटेरियल तो नहीं रखा हुआ है, बस्ता है, टिफिन है, दूसरे का बस्ता है या क्या है, एकदम फ्री होना चाहिए स्पेस। इसलिए कहता है कि पढ़ने वाला रूम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पढ़ने वाले रूम में सिर्फ किताब, कॉपी, कलम और कुर्सी टेबल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बस इतना ही सिस्टम सामान रखना चाहिए। ज़्यादा उसमें अब टीवी भी लगा दिया, पंखा भी लगा दिया, मनोरंजन का पेपर भी रखा हुआ, तो ये सब क्या होता है, डेविएशन करता है बच्चे को, और एडल्ट में भी ऐसा होता है। करेक्ट द स्टूडेंट्स वर्क एज सुन एज पॉसिबल टू अलाउ फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड फीडबैक। आप जैसे कोई बच्चा भी बना कर दिखाया आपको और लेकर रख दिए उसको, तो वो गुस्सा जाएगा, उसको तुरंत करेक्ट कीजिए, तुरंत इवेल्यूशन कीजिए, ताकि तत्काल उसको ग्रेटिफिकेशन हो, संतुष्टि होगा, लगता है कुछ हम काम किए भी, इमीडिएट उसको ग्रेटिफिकेशन होगा, तुरंत उसको लाभ होगा, इमीडिएट उसको जो है फीडबैक मिलेगा कि अरे हम तो बड़ा अच्छा काम कर दिए भी, तो और उसमें मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। फिर है allow the students several alternatives in both obtaining and reporting information types, interviews and so on।
कह रहा है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव दीजिए, विकल्प ज़्यादा दीजिए, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिपोर्टिंग करने में वो अपने टाइप्स को भी देख सके और बहुत सारे फैक्टर्स को देख सके। अल्टरनेटिव ज़्यादा दीजिए, लाइफ में ऑप्शन ज़्यादा होना चाहिए। 4 ही ऑप्शन में जो हम समेट रहे हैं उससे बहुत पढ़ाई जो है स्तर कमता जा रहा है, ऑप्शन ज़्यादा देना है। होल्ड फ्रीक्वेंट even if short conference with the child to allow for question, source of confusion, sense of connection, and avoidance of isolation, which often occurs and it was too difficult. करा कि छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे को मिला करके एक कह दिए कि भाई तुम इस तरह का टॉपिक पर बोलो, तुम इस टॉपिक पर बोलो, तुम इस टॉपिक पर बोलो। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस से तो सेंस ऑफ कनेक्शन का जो है ये स्किल का डेवलपमेंट होगा। एवॉइडेंस ऑफ आइसोलेशन, अब अकेले में जो बैठा हुआ है वो अवॉइड हो जाएगा, आइसोलेशन होगा। तो इस तरह से हम अपने अति करिकुलम को एडेप्ट कर सकते हैं। एडजस्ट स्पेस, वर्क टाइम एंड ग्रुपिंग, इस तरह से एडेप्टेशन करेंगे, उसको स्पेस में, जगह में, वर्क एंड टाइम में एडेप्टेशन करेंगे, जिसको जैसा सुटेबल टाइम हो उसके अनुसार से उसका काम करेंगे। फिर ग्रुपिंग, किस बच्चे को किस ग्रुप के साथ रखना है, इस सब का जो है चुनाव करना हो, सिलेक्शन करना। परमिट द चाइल्ड टू वर्क इन ए क्वाइट कॉर्नर, ए स्टडी कैरल व्हेन रिक्वेस्टेड और नेसेसरी। कह रहा कि बच्चे को शांत में पढ़ने के लिए दीजिए, जहां पर कॉर्नर हो, कोना में कहीं जाओ पढ़ो। कोना में पढ़ने से कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। हम भी बचपन से कोना में ही पढ़ते थे, पूर्व और उत्तर दिशा के कोना में, मेरा टेबल उसी समय लगा रहता था। दिस शुड नॉट बी अलाउ ऑल द टाइम सिंस आइसोलेशन में हैव निगेटिव कंसिक्वेंस। जब आइसोलेशन जब निगेटिव कंसिक्वेंस डालता है, परिणाम लाता है उसमें, तब ऐसे में आप इस तरह का एडेप्टेशन कर सकते हैं। दिस टेक्निक डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल ऑफ द चाइल्ड हु मे बी लेस डिस्ट्रैक्टेड बाय वर्किंग अंडर दीज कंडीशंस। इस तरह से आप जो है आप चेंज कर सकते हैं। एट फर्स्ट द टीचर मे वांट टू प्लेस द चाइल्ड क्लोजर टू हर हिम फॉर मोर इमीडिएट फीडबैक। ट्राई टू सेपरेट हिम हर फ्रॉम स्टूडेंट हु मे बी डिस्ट्रैक्टिंग। हमेशा आइडेंटिफाई करते रहिए कि इस बच्चे को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, वो कौन डिस्ट्रैक्टर है, तो उस सबसे इमीडिएट उसको दूर कीजिए, अलग रखिए उसको। और टीचर अपने पास रखिए बच्चे को, ऐसे बच्चे को जो लर्निंग डिसेबल्ड है उनको अपने क्लोज रखिए। इस तरह का क्लोज रखना ही एडेप्टेशन हुआ। अल्टरनेट क्वाइट एंड एक्टिव टाइम टू मेंटेन लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। आप उसको टाइम भी दीजिए, एकदम एक्टिव टाइम दीजिए कि मेंटेन करे अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट को, मोटिवेशन को। मेकअप ए वर्क कॉन्टेक्ट विथ स्पेसिफिक टाइम्स एंड असाइनमेंट सो दैट द चाइल्ड हैज ए स्ट्रक्चर्ड आइडिया और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस तरह से तो बहुत सारे एक लेक्चर या एक वर्कशॉप इस तरह का हो जाए ना तो उसमें ज़्यादा होगा। अब हमको लगता है कि अपने करिकुलम एडेप्टेशन की जो बात है, जो फंक्शनल करिकुलम पर जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कैसे एडेप्ट करें, अगर इस पर वर्कशॉप होता तो दिखाते कि कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है मटीरियल वगैरह को। लेक्चर से तो ठीक है थोड़ा काम करता है, लेकिन जब तक फंक्शनल में नहीं आता तब तक वो रिटेन नहीं कर पाता है। तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा पीठ में दर्द होने लगा बोलने में, तो इस तरह से आज की लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई आदमी को किसी तरह की कोई बात पूछना है, कोई क्यूरोसिटी है, कुछ क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। वो आप नीचे लिखिए, उसका जवाब देते हैं। पाँच मिनट देते हैं इस पर, क्योंकि आपने हमको बहुत सुना है। अब थोड़ा आप लोग को भी हम थोड़ा सुने या जाने। कुछ लिख सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना डायलॉग बॉक्स में लिखिए।
कोई है? कुछ लिखिए, टाइप कीजिए, तब पता चलेगा ना। गौरव जी लाइन पर हैं? नहीं है कोई, कुछ नहीं लिख रहे हैं या ऑनलाइन नहीं है क्या? कुछ अगर किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ लिखिएगा तो हम बोलेंगे, नहीं तो फिर इसको एंड करेंगे। मेरी तरफ से फिर अंत होगा ये। जस्ट करता से कोई आ नहीं रहा है। योर कनेक्शन वाज रिस्टोर्ड। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, नीचे डायलॉग बॉक्स में टाइप कीजिएगा तो पता चलेगा। नहीं पूछना है तो गौरव जी इसको ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हुआ।